हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो में अब हम समझेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ और फैक्टर्स को। आगे की कहानी है थोड़ा सा। पिछली जो स्टोरीज़ हैं, पिछले जो वीडियोस हैं, इसमें आपने क्या समझा कि ब्रिटेन में ही क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और पूरे चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में समझा। साथ साथ आपने ये भी देखा कि एग्रीकल्चरल जो रेवोल्यूशन हो रहा है वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन फूड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा था, पॉपुलेशन को बढ़ा रहा था ब्रिटेन में, और ये बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है उससे टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा था और ट्रेड का भी डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो है यहीं से हम अपने इस वीडियो की भी शुरुआत कर रहे हैं, टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। तो आप देख रहे हो कि जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इंग्रेडिएंट है। जैसे आप भोजन बनाना शुरू करते हैं तो भोजन बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है ना, वो है ना भोजन को अच्छा बनाती है। वैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर हो रहा है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे आपके ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं जो बहुत नेसेसरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, चल। तो 18th सेंचुरी के आसपास, 18th सेंचुरी में जो हमारा ब्रिटेन है, और ब्रिटेन ही क्यों, बाकी यूरोप के भी जो हिस्से हैं, इन यूरोप के हिस्सों में इक्वेशंस चेंज हो रहे थे। इक्वेशन चेंज होने का मतलब ये हुआ कि जो पहले ट्रेड सिनेरियो था वो ट्रेड सिनेरियो अभी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है अभी समझ जाओगे। तो अभी यूरोप में बहुत सारे शहर थे जो धीरे धीरे टाउन्स का डेवलपमेंट विटनेस कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर नए नए कस्बों का या नए नए शहरों का विकास हो रहा था और इनकी पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हो रही थी। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 50 सालों के अंदर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ गई थी। 1750 से लेके 1800, 1750 से लेके 1800 के बीच में पॉपुलेशन जो है अच्छी खासी हो गई थी यूरोप की। और अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये पॉपुलेशन और यही पॉपुलेशन टाउन्स के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर रही है। तो यूरोप में अभी क्या सिचुएशन हो रही है, ये सिचुएशन हो रही है, नए नए टाउन्स का डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। अब हुआ ये कि आप देखोगे कि यूरोप में लगभग उस समय महत्वपूर्ण 19 महत्वपूर्ण ऐसे शहर हैं जो अभी इमर्जिंग ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, उभरते हुए नए व्यापारिक शहर हैं। इमर्जिंग ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, उभरते हुए नए व्यापारिक शहर हैं, और ये उभरते हुए जो नए व्यापारिक शहर हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन आप देखोगे कि इंक्रीज हो रही है। और इनमें से 11 शहर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होगी, और ये 11 शहर ब्रिटेन में हैं आपके। क्लियर है? मतलब आउट ऑफ द यूरोप, हम पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, और उस यूरोप में लगभग 19 ऐसे शहर हैं जो नए इमर्जिंग ट्रेडिंग सेंटर्स हैं। क्लियर है? और इन नए इमर्जिंग ट्रेडिंग सेंटर्स में से 19 में से आपके 11 तो सिर्फ कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, वो जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था पहले वीडियो में अपने कि वाई ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, तो पहला आपको आंसर तो वहाँ पे मिल गया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और अब आप देख रहे हो कि जो महत्वपूर्ण शहर हैं कुछ ऐसे जो आगे जाके बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स बनेंगे, वो कहाँ पर हैं? मैक्सिमम ब्रिटेन में। 19 में से 11 तो ब्रिटेन में ही, 8 बाकी यूरोपियन सेंटर्स हो गए। ठीक है, अब उनमें से इन 11 सेंटर्स में से जो यूरोप में, जो ब्रिटेन में डेवलप हो रहा है, उनमें से भी सबसे जो बड़ा ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे उभरेगा वो है हमारा लंदन। ठीक है, सो लार्जेस्ट ऑफ देम वाज लंदन व्हिच सर्व्ड एज द हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट, जो कि ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के पूरे मार्केट के हब के तौर पर जो है सर्व करेगा। ये देखो लंदन, ये इंग्लैंड का पोर्शन हो गया, ये वेल्स का पोर्शन हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा और बढ़ा दो, ये इधर नॉर्दर्न पोर्शन स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, ये आयरलैंड हो गया। तो अभी तो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। तो इसमें भी हमारा जो लंदन है, दैट वाज सर्विंग एज द इमर्जिंग मार्केट, इमर्जिंग सिटी। ठीक है, अब लंदन क्यों इमर्ज हो रहा है? क्योंकि लंदन के बहुत सारे आप देखोगे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंस हैं, जिन सिग्निफिकेंस में आप देखोगे उनमें सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो हमारे पुराने कुछ शहर थे, ये पुराना व्यापार जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था? पुराना व्यापार जो हो रहा था वो एशिया टू यूरोप हो रहा था। मतलब एशिया से शुरू होता था और वो यूरोप की तरह तक आता था। अब आपका एशिया वो व्यापारिक
सेंटर नहीं रह गया जो मिडिवल एरिया में, मिडिवल एरा में हुआ करता था, मिडिवल पीरियड में हुआ करता था, ठीक है। एंशियंट से लेके मिडिवल तक आपका ये सिल्क रूट भी कह दो, और ये पूरा ये जो एशिया से लेके यूरोप तक का व्यापारिक मार्ग था, ये बहुत प्रॉस्पर था, बहुत फ्लरिश हुआ करता था। लेकिन अभी आने वाले सिनेरियो में ये इक्वेशन जो है वो बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ट्रेड ऑटोमेटिकली तुर्कों के कब्जे की वजह से डिस्टर्ब हुआ, महंगा भी हो गया। यूरोपियंस ने अटलांटिक ओशन के थ्रू नए ट्रेडिंग रूट्स खोज लिए, और नए ट्रेडिंग रूट्स खोजे, साथ साथ नए एरियाज भी खोजे जहाँ कॉलोनी बनानी शुरू कर दी। तो जब नई कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी तो वहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न शिफ्ट होने लग गया। और अब जो है आपके इटली और फ्रांस के जो इलाके हैं, ठीक है, जो पहले बड़े ट्रेडिंग हब का या पहले जो बड़े ट्रेडिंग रूट के हब हुआ करते थे वो नहीं रहे। अब ट्रेडिंग रूट जो है उसका हब यूनाइटेड किंगडम में शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये जो ट्रेड हो रहा है, इस ट्रेड में हमारा जो लंदन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी तो प्ले कर रहा है। ये लंदन हो गया आपका, और यहाँ से अफ्रीका को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो जब अफ्रीका से कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्शन ये हो गया, दूसरा कनेक्शन यहाँ से आपके कैरेबियन आइलैंड या अमेरिका या वेस्ट इंडीज़ जो भी कहो, यहाँ शिफ्ट कर दो। वेस्ट इंडीज़, कैरेबियन आइलैंड, ठीक है, अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, और यहाँ से फिर इनका भी तो कनेक्शन था ही। तो ये जो ट्रायंगुलर ट्रेड था हमारा, इस ट्रायंगुलर ट्रेड की जो हमने पहले बात करी है, जिसमें स्लेव ट्रेड वगैरह भी इन्वॉल्व है ना। यूरोपियंस जो है वो निकले 1600 में, तो आपने देखो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी गई थी। हम 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं अभी, तो 18 सेंचुरी की बात आप कर रहे हो, और 17वीं शताब्दी के शुरुआत में 1600 में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑलरेडी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स थे अमेरिका और इन कैरेबियन आइलैंड्स में, स्पेशली अमेरिका के एरिया में। यहाँ से कॉटन वगैरह काफ़ी मात्रा में जो है वो जाता भी था, और यही जो है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आगे जाके एशिया में भी जा रही है। तो ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज आगे जाके किसको ग्रोथ करा रही हैं, आपके यूके को ग्रोथ करा रही हैं। और ये कैसे लंदन को और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवा रही हैं, लंदन को और कैसे इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रही हैं। पहली चीज़ तो आपने देख ली कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस जो है वो लंदन का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि लंदन अब नए इमर्जिंग ट्रेड का सेंटर बन रहा है, हब बन रहा है, ठीक है। जो पहले ट्रेड होता था, वो पहले ट्रेड आपके एशिया यूरोप को जो कनेक्ट करता था वो अब नहीं रहा। अब नया जो ट्रेडिंग रूट बना है, उस नए ट्रेडिंग रूट का जो सेंटर है वो लंदन है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ से आप देखोगे तो लंदन ने उस समय पे अब जितनी भी ये कंपनीज फॉर्म हो रही हैं जो ट्रेड को अंजाम दे रही हैं, इन कंपनीज को जो भी फंड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती थी, ये फंड की रिक्वायरमेंट एम्स्टर्डम से पहले पूरी होती थी, लेकिन अब लंदन जो है हमारा 17वीं सेंचुरी में ही लंदन जो है हमारा वो एक नए स्पॉन्सर के तौर पर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाइनेंसर होंगे जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे कंपनी के फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। तो एम्स्टर्डम को रिप्लेस करके लंदन जो है वो अब नए इंटरनेशनल ट्रेड के स्पॉन्सर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज आप देख रहे हो, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रही हो, चाहे वो एशिया के साथ ट्रेड कर रही हो, उनके सारे हेडक्वार्टर जो होंगे वो यहीं पर होंगे। उनके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस होंगे वो लंदन में ही होंगे। अभी हमने जैसे बात करी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एशिया के साथ भी ट्रेड कर रही, अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रही, और इसके अलावा भी जितनी भी कंपनीज का फॉर्मेशन हो रहा है और जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज का फॉर्मेशन करके, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग या पूंजीपति वर्ग जो होता था वही तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर भी बन रहा है। तो यही पूंजीपति वर्ग अपनी पूंजी लगा के क्या करता था? जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करता था। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती थी वो लोन मार्केट से उठा लेती थी, बाद में फिर पे भी कर, काफ़ी कुछ तो इन कैपिटलिस्ट के पास वैसे भी पैसा होता था, लेकिन फिर और जो है ये लोन वगैरह ले लेते थे, और जो भी ये ट्रेड करते थे फिर कहाँ से? ये ट्रायंगुलर ट्रेड हो गया। तो इस ट्रायंगुलर ट्रेड के साथ जब ये इन्वॉल्व होते थे तो उसमें जो भी प्रॉफिट कमाते थे उससे लोन भी चुका लेते थे, प्रॉफिट तो उनका सेव हो ही रहा है। साथ साथ आपने देखा कि लंदन जो है वो क्या है? ट्रायंगुलर ट्रेड के सेंटर के तौर पर इमर्ज होकर आ रहा है। ट्रायंगुलर ट्रेड अभी मैंने जस्ट बात करी कि आपके यूके से शुरू हो रहा है। भाई यूरोप ने शुरुआत करी, पिछले चैप्टर में देखा आपने, चैप्टर 8 में, एरा ऑफ सी वॉयजेस, एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, जिसमें उन्होंने पूर्व की तरफ आने के लिए नए रास्तों की खोज करी। अब इन्हीं नए रास्तों की खोज करने के दौरान ये यहाँ भटक भले गए, लेकिन इन नए शहरों में भी उन्होंने क्या किया? कॉलोनाइजेशन किया।
अमेरिका में कैरेबियन आइलैंड्स में कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर दिया और यहाँ से फिर अफ्रीका की तरफ भी आगे बढ़े और वो पूरा एक ट्रेड इस्टेब्लिश हो गया। वहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके आते थे ब्रिटेन से, उनका अफ्रीका में बेचते थे और आपके क्या नाम है, अफ्रीका में स्लेव्स खरीदते थे, उनको कहाँ लेके जाते थे, अमेरिका में लेके जाते थे। अमेरिका में जो प्लांटेशंस होते थे और तमाम जो माइंस थी वहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे, रॉ मटेरियल लेके फिर ब्रिटेन जाते थे, ब्रिटेन में प्रोसेस होता था वही सारा सामान, फिर से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लेके अफ्रीका, और ये ट्रायंगुलर ट्रेड चलता रहता था। यही तो ट्रायंगुलर ट्रेड था, ठीक है। अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ या कैरेबियन आइलैंड, ठीक है, और यहाँ से फिर अफ्रीका और अफ्रीका से ये, तो ये जो है वो इस तरीके का ट्रेड चलता रहता था। और अब लंदन जो है वो क्या हो गया था, इस ट्रायंगुलर ट्रेड का सेंटर बन के उभर रहा था। क्लियर है। तो 17वीं शताब्दी में आपने देखा कि इतने बड़े लेवल पर परिवर्तन हो रहे हैं। माल्थुसियन ट्रैप गलत आ गया यहाँ पे, माल्थुसियन ट्रैप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हम ट्रेड और टाउन ट्रेड और अभी फाइनेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब आप देखोगे कि 18वीं शताब्दी, जब 17वीं शताब्दी में इतने बड़े लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल यानी पूंजी का भी आदान प्रदान हो रहा है। तमाम जगहों से जहां पर कॉलोनीज ब्रिटेन ने एस्टैब्लिश करी है वहां से रॉ मटेरियल भी आ रहा है, ठीक है। इस रॉ मटेरियल को अब आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे ना, उसकी रिक्वायरमेंट होगी अब आगे जाके कि इसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाओ और फिनिश गुड्स को ले जाके फिर हम बेचें। तो बड़े पैमाने पर अब नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी ना। तो 18वीं शताब्दी के आसपास देखोगे कि इंग्लैंड में जो गुड्स का मूवमेंट होता था, शुरू में कैसे होता था, शुरू में विद इन इंग्लैंड, जो इंटरनल ट्रेड की बात करूं मैं, तो इंटरनल ट्रेड ये लैंड रूट के थ्रू होता था। क्लियर है। और ये लैंड रूट अब उतना चीप नहीं रह गया, उतना आप कहें कि फायदे का सौदा नहीं रह गया। क्लियर है। अब उस जमाने में आप देखो जो रोड होती थी वो आज की तरह की नहीं होती थी, ठीक है। हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, है ना, और आज हम 21वीं शताब्दी में, आज 300 साल पहले की बात है और उसके भी पहले की बात है, ठीक है। 100-200-150 साल थोड़ा सा और मार्जिन बना के ही चलो। तो इस दौरान अब ऐसी आज की तरह की सड़कें तो नहीं होती थी, इतनी बढ़िया रोड नहीं होती थी, तो अब ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता, थोड़ा सा कॉस्ट यहाँ से बढ़ेगी। और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टरनेटिव्स की बात होगी और वाटरवेज, रिवर को जो है वो एक अच्छे नेटवर्क के तौर पर लोग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। पानी का इस्तेमाल करेंगे नाव में, है ना। वहीं सड़क में लेके जाने पर जो कोयला थोड़ा बहुत मतलब डैमेज भी हो जाता था, है ना, या फिर और भी जो भी रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे सड़क के थ्रू, उसमें और भी प्रॉब्लम आ सकते थे। अब यहीं वो जो है वो आसानी से पहुंच जा रहा है और वो ब्रेक भी नहीं होता था, डिस्टर्ब भी नहीं होता था, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता था, रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी बनी रहती थी प्रॉपर तरीके से। तो अब रिवर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रिवर्स में शिप्स में और जो आपके नाव हैं, अभी तो लोकल लेवल पर नाव का इस्तेमाल होगा, तो उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स रखे और उनको एक कॉस्ट से दूसरे कॉस्ट और एक जगह से दूसरे जगहों पर पहुंचाना शुरू किया। क्लियर है। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे आपके स्टीम का इस्तेमाल हुआ, ये सब डिटेल में देखोगे आगे जाके। अभी तो यहाँ पे चूंकि क्या है, एक बेसिक लेवल पर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो बताया जा रहा है अभी आपको। क्लियर है। हमने लास्ट वीडियो में जो बात करी थी कि वाई ब्रिटेन में ही क्यों शुरू होता है। ब्रिटेन में आपने देखा कि शुरुआत में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। अब पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ये चेंजेस हुए। अब इन चेंजेस में भी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ना, जैसे कॉटन इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और कोल और आयरन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उसके बाद रेलवेज का डेवलपमेंट, वो हम डिटेल में भी देखेंगे। अभी हम इस रेलवे और इस प्रॉपर ये वाटरवेज और रेलवे को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो है, आप टेंशन ना लें, ठीक है, कि जल्दी जल्दी हो रहा है। ये तो सिर्फ ब्रिटेन में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। क्लियर है। तो उसी का ये कॉन्टिन्यूएशन है। चलो, तो अब होता क्या था, क्योंकि आपका वाटरवेज जो है वो आसानी से नेविगेबल होता था और आसानी से क्या होता था, आपके सी से कनेक्ट हो जाता था। सारी नदियां कहाँ जाके मिलेंगी, आगे जाके रिवर्स आपकी जो है वो मिलेंगी आपके सी में ना। तो जब सी में मिलेंगी तो जो कार्गो होता था हमारा, वो वेसल्स के थ्रू इजीली ट्रांसफर कर दिया जाता था। कहाँ पे, कोस्टल शिप्स पे, तटों पर बड़े बड़े कोस्टर्स खड़े रहते थे, इन्हें कोस्टर्स कहते हैं हम, ठीक है। आपने देखा जो कार्गो को लेके जाने के लिए या जो सामान माल को लेके जाने के लिए, गुड्स को लेके जाने के लिए जो बड़े शिप्स होते थे उन्हें कोस्टर्स कहते थे, जो हमेशा तट पे ही खड़े होते थे। क्लियर है। तो इन कोस्टर्स पर ले जाया जाता था। आप देखोगे कि 1800 के आसपास लगभग 1 लाख के आसपास सेलर्स थे जो इन कोस्टर्स पे काम करने के लिए
लगाए जाते थे, यानी इतने बड़े अमाउंट में लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। तो आप देख रहे हो ये रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल हो रही है, ये रिक्वायरमेंट इन टाउन से तो फुलफिल हो रही है। वही पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो पॉपुलेशन अब क्या है, दूसरे तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए आगे बढ़ रही है। क्लियर है? और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब मॉनेटरी एक्सचेंज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ब्रिटेन में। क्लियर है? इस पूरे फ्लॉरिश होते ट्रेड को वेल डेवलप्ड, वेल सेटल्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो और बूस्ट कर रहा है। क्लियर है? जैसे जैसे पूंजी बढ़ती चली गई, तो अब देखो यूरोप की खासियत देखो आप, बस इसमें एक चीज जो है, ये जो पूंजीवाद का कंसेप्ट, ये जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट, ये जो इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट, ये जो कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट, इन्हीं वजह से यूरोप में क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, पूंजी का जो प्रवाह हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो वो क्या है, हर एक चीज़ के प्रॉफिट के एस्पेक्ट को देख रहे हैं, कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ का जो कंट्रोल हो वो सिर्फ किस चीज़ के लिए हो, आगे फ़ायदा कमाने या प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हो। ये बेसिक एसेंस था कैपिटलिज्म का। ठीक है, ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उत्पादन की जो गतिविधियां हैं वो किस लिए हों, फायदे के लिए हों, प्रॉफिट ओरिएंटेड हों। फिर इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद का विस्तार किया ही इन्होंने अपने तमाम सी वॉयजेस या एज ऑफ डिस्कवरी, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन किया, वहाँ के रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल किया अपने बेनिफिट के लिए, है ना। अब यही सारी चीज़ें उनको क्या कर रही हैं, वेल्थ जनरेट करने में हेल्प कर रही हैं। तो ये जो वेल्थ जनरेट हो रही है उससे ब्रिटेन में क्या हुआ, जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग थे जिनके पास पहले से पैसा था थोड़ा सा, उन्होंने और ट्रेडर्स को दिया वो पैसा, उससे इंटरेस्ट कमाया और यहीं से बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो यूरोप में और विशेषतः आपके इंग्लैंड में बैंकिंग सिस्टम जो है इसी फाइनेंस से, जब ट्रेड फ्लॉरिश होना शुरू हो जाएगा तो इसी ट्रेड से और वहां पर बैंकिंग सिस्टम जो है वो फ्लॉरिश होना शुरू होगा। 1694 17 सेंचुरी के सेकंड हाफ, 17 सेंचुरी के लगभग खात्मे की तरफ आप जब बढ़ रहे हैं, तो 17 सेंचुरी जब खत्म हो रही है तभी ब्रिटेन में सबसे पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। और इंग्लैंड में जो बैंक बन रहा है, तो बैंक का मतलब क्या होता था, सिंपल सी चीज़ है, आज भी बैंक उसी फॉर्मेट में ही काम करता है। ठीक है, कि आपको ईजिली लोन प्रोवाइड कर देगा और लोन से जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट से उसकी जो आउटपुट होगी वो भी आ जाएगी, उसकी जो इनकम होगी वो भी आ जाएगी, उसके जो कॉस्ट हैं वो भी निकल जाएंगे। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित होंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1820 के आसपास, 1820 के आसपास आप देखोगे, सॉरी ये तो 1694 में सबसे पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड स्थापित हो गया। और आगे जाके आप देख रहे हो, है ना, ये चीज़ कल्मिनेट हो रही है 1820 के आसपास, लगभग 600 के आसपास बैंक है, 600 बैंक हैं। 600 बैंक कम नहीं होते हैं, मतलब 600 बैंक का मतलब ये है कि कितनी रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट थी। इस 600 बैंक में से 100 बैंक तो अकेले लंदन में थे, जो कि इमर्जिंग ट्रेडिंग हब था उस समय, सबसे बड़ा शहर था उस समय यूनाइटेड किंगडम का। तो अकेले 100 शहर हैं, 100 बैंक हैं इसमें। कितना बड़ा लंदन है, कितना बड़ा यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, उसमें भी अकेले 100 बैंक। तो कुल मिला के ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि हमें कितने बड़े लेवल पर क्या चीज़ थी, आपके कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो ये बैंकिंग का डेवलपमेंट है। 1724 के आसपास 100 बैंक्स थे और वो बढ़ के 1820 के आसपास 600 हो गए। ये फ्लो चार्ट जस्ट आपके फाइनेंशियल सिस्टम के किस तरीके से रैपिड डेवलपमेंट हुआ उसको दिखाने के लिए है। ठीक है, सो बैंक ऑफ इंग्लैंड डेवलप्ड इन 1694, स्टार्टेड गिविंग क्रेडिट देना शुरू कर दिया 1720 के आसपास। ऐसे अगर चलो फ्लो में चलो तो ये ऐसे है, 1724 के आसपास अकेले इंग्लैंड में 100 बैंक, और फिर यहाँ जाओ, ठीक है, सेकंड ये हो गया 1820 के आसपास पूरे आपके यूनाइटेड किंगडम में आप ले लो 600 के आसपास बैंक, जिसमें अकेले लंदन में 100 बैंक। ये वेल डेवलप्ड, वेल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है किसको, आपके इस इमर्जिंग ट्रेड को। आगे जाके आप देखोगे इसी कैपिटल का इस्तेमाल पर्टिकुलर सेक्टर्स में ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करने के लिए। देखो अब अभी आपने क्या देखा, अभी तो आपने लोन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, ये सब देखा। अब आप आगे देखोगे कि कैसे
पर्टिकुलर सेक्टर में इस पूंजी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे जो क्यूरियोसिटी आई, लोगों की जिज्ञासा आई कि यार अब हम इस क्षेत्र में कैसे और प्रोग्रेस करें। जैसे मान लो कॉटन की बात कर रहे हैं, टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं, तो बड़े पैमाने पर अमेरिका से कॉटन आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है। धीरे धीरे एशिया में भी, इंडिया वगैरह में भी अंग्रेज़ों की जो है वो पकड़ मजबूत हो जाएगी और यहाँ से वो बड़े लेवल पर आप देखोगे कि जो रॉ मटेरियल है कॉटन वगैरह वो ब्रिटेन भेजना शुरू करेंगे, फिर वहाँ से कपड़ा बनेगा, प्रोसेस होकर फिर इंडिया में वो और दूसरी जगहों पर बिकने के लिए जाएगा। तो ये जो दुनिया भर से जो रॉ मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, तो अब पहले तो ये था कि रिक्वायरमेंट भी कम थी और रॉ मटेरियल तो थे ही नहीं। अब आप देखोगे आगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन में कैसे डेवलप हो गई। जब कॉटन नाम मात्र का नहीं है ब्रिटेन में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी फ्लॉरिश हो कैसे रही। ब्रिटिश लोग अपना कपड़ा दुनिया भर के लोगों को पहना गए, जबकि वहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो हम एक एक करके अब आगे के वीडियोज़ में क्या देखने वाले हैं कि जो पर्टिकुलर सेक्टर्स थे जैसे टेक्सटाइल और कॉटन, कोल और आयरन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, कैनॉल्स, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके ऊपर एक एक सेपरेट वीडियोज़ में हम बात करेंगे। क्लास 11 का चैप्टर 9 चल रहा है हमारा। चैप्टर 9 जो है वो जैसा मैंने कहा अभी लगभग 1/3 के आसपास हमारे कंप्लीट हो गया है और उसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। उसके बाद 10 और 11 यानी क्लास 11 का जो हमारा सिलेबस है दैट इज़ अबाउट टू कंप्लीट, लगभग ख़त्म होने वाला है। सारे वीडियोस आपके लिए अरेंज कर दिए गए हैं, आप प्लेलिस्ट से उसको पा सकते हैं चैनल के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर ही सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा ईजी वे है कि आप उसे सर्च करें। तो यहाँ पर हम ईजी वे बता देते हैं, है ना। गूगल पे जाएं, magnetbrains.com सर्च करें, आपको वेबसाइट जो है वो सीधी मिल जाएगी इस तरीके से। अब आप वेबसाइट में देखेंगे नीचे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, तो 12वीं 11वीं 10वीं से लेके क्लास फर्स्ट तक के, पहली क्लास तक के सारे क्लासेस का एक जो ऑर्डर है यहाँ पे वो मैनेज है। इसमें आप क्लास 11th में क्लिक करेंगे, जैसे क्लास 11th में क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ जाएगी। आप देख रहे हैं हर सब्जेक्ट के फैकल्टी मेंबर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। यहीं पे स्क्रॉल करोगे आप तो ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री दिख जाएगा और वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज वीडियोज़ वहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे मान लो अभी यहाँ पे सिलेबस और ओवरव्यू दिख रहा है, चूँकि ये स्क्रीनशॉट है, लेकिन जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो बाकी के सारे सेक्शंस, चैप्टर्स या थीम्स कह दो, उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसके सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स, वो सारे जो भी हमने किए हैं उनके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। पर्टिकुलर जो भी आपको सेक्शन, टॉपिक, सब टॉपिक देखना है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको वीडियो की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रयास है कि आपको कम से कम एफर्ट पे, कम से कम प्रयास पे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हम प्रयास कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। अपने 11th क्लास के चैप्टर 9 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में और टॉपिक चल रहा है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी अभी तक हमने कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ और कौन कौन से फैक्टर्स रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आगे लेके जाने में, इसके अलावा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने कैसे उसको हेल्प किया, कैसे टाउन्स, ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे लंदन जो है वो एक इमर्जिंग ट्रेडिंग सिटी के तौर पर डेवलप हुआ, ये सारा कुछ हमने देख लिया। इस वीडियो में भी अब हम जो है वो अभी जब आगे बढ़ेंगे तो मैं एक पिछले वीडियो के सारे रिकैप के साथ आगे बढ़ूंगा, रिकैपिचुलेशन करेंगे हम, ताकि आपको आगे की कहानी जो है वो लिंक हो जाए। तो देखो, आज के वीडियो से शुरुआत करनी है कोल एंड आयरन, यानी कि आपका जो कोयला है और जो आयरन है, ये जो दो कमोडिटीज़ हैं, इन्होंने किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हेल्प करी। क्लियर है? तो कोल और आयरन ये दो इंपॉर्टेंट ऐसी कमोडिटीज़ हैं, दो ऐसे वस्तु हैं बेसिकली, जिनको हम आज देखने वाले हैं आज की वीडियो में। क्लियर है? इसके पहले कि हम कोल और आयरन की तरफ जाएं, हम कोल और आयरन पर पहुंचे कैसे, ये एक रिकैपिचुलेशन हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी तक कैसे पढ़ा आपने और क्या क्या पढ़ा आपने कि 1780 से लेके 1815 ये वो टाइम पीरियड जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हुआ। क्लियर है? 1780 से लेकर 1850 के आसपास का जो समय है ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय कहा जाता है, क्योंकि इस ज़माने में तकनीकों में बहुत बड़े परिवर्तन हुए। जैसे अभी आप देखेंगे कि कोल और आयरन के यूज़ में किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं और कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इनके यूज़ को और एफिशिएंट कर रही हैं, कैसे हम कास्ट आयरन, रोट आयरन और पिग आयरन और इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे इसमें।
क्लियर है। तो उसके पहले वही जो रिकैपिचुलेशन है, क्विक रिकैप है, वो उसी फैक्टर को हम देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या देखा था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से पीपल फ्रॉम द विलेज अवेलेबल टू वर्क इन टाउन, सफिशिएंट अमाउंट में पॉपुलेशन बढ़ी। जब पॉपुलेशन बढ़ गई और टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ तो अब यही पॉपुलेशन टाउन्स में काम करने के लिए उपलब्ध हो रही थी। साथ साथ ट्रेड जो बढ़ रहा था उसकी वजह से मनी का फ्लो ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहा है और बैंकिंग सिस्टम डेवलप हो रहा है। इसी बैंकिंग सिस्टम ने मोर देन सफिशिएंट अमाउंट में और कैपिटल फ्लो करी, ठीक है, पंप करी लोन के फॉर्म में, और आगे जाके ब्रिटेन में बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स का फॉर्मेशन होने लग गया। ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो रोड से वाटरवेज और वाटरवेज से रेलवे की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होगा किसका, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, तो आपके 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पर अब आपके आगे वीडियोस जाने वाले हैं, जिनमें से एक अभी हम शुरू कर रहे हैं, कोल एंड आयरन। ठीक है, ये सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चेंज जो होगा, सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आयरन इंडस्ट्री में होगा, जिसके ऊपर आपका ये वीडियो आज का डेडिकेटेड है। दूसरा फिर टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्री डेवलप होगी। क्लियर है। और उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर, और इसी स्टीम इंजन ने आगे जाके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज या ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक्स में ड्रास्टिक चेंजेस करे और रेलवे का डेवलपमेंट होगा, जिससे इस ट्रांसपोर्टेशन में और बूस्ट आ जाएगा। क्लियर है। तो इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें हम आगे जाके डेडिकेटली पढ़ने वाले हैं, और यही 3 चीज़ें हैं जिनके परिवर्तनों ने औद्योगिक क्रांति जिसे हम कह रहे हैं इसको मटेरियलाइज किया, या आज की डेट में जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, वो कुछ नहीं बस इन्हीं 3 क्षेत्रों में परिवर्तन है। और इन तीनों क्षेत्रों में परिवर्तन की वजह से बल्क में प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, उत्पादन की गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और आज के क्षेत्र के आधुनिकता में आपने इंटर किया, या आप कह दें आज की आधुनिकता में आप धीरे धीरे इंटर कर रहे हैं। तो शुरुआत मैंने कहा कि हम कोल एंड आयरन से करेंगे, आयरन इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। तो ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर अब जो है वो कोयले का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। कोयले का इस्तेमाल क्यों होगा, वो कैसे आप चारकोल से कोयले में आएंगे, उसमें हम आते हैं। सबसे पहले कोयला है क्या समझ लो, है ना, क्योंकि कोयले की बात होने वाली है। तो कोयला है क्या, बेसिकली ये समझ लेना चाहिए। सो कोल वॉज बेसिकली फॉर्म्ड, ठीक है, एक तरीके का रिसोर्स है, आपको भी पता है भाई। अब इंसान जो है जब जैसे जैसे हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर और आगे की एक्टिविटीज़ में बढ़ा, वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन शुरू हुआ, है ना। एनर्जी कंजम्पशन के बिना तो काम चलेगा नहीं। शुरुआत में जंगल थे और जंगलों को काट के लकड़ी जो है वो इस्तेमाल करी, वो जलाई, और उससे फिर खाना बनाना और बाकी के सारे काम किए, है ना। ऐसे ही पानी का भी इस्तेमाल कर रहा था, वाटर का फ्लो था तो उससे विंड मिल बन रही थी, ठीक है, वाटर मिल बन रही थी, विंड से विंड मिल बन रही थी। तो ये सारे जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके थ्रू आप एनर्जी जनरेट कर रहे थे। अब उसी में से आपका कोल अगला जो सोर्स है जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा कोयला। क्लियर है। अब कोयला बना कैसे, तो कोयले आपको ही पता है कार्बोनीफेरस जो समय था आपके अर्थ के एवोल्यूशन का, उसी के दौरान कोयले का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। सो कोल वॉज फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज ट्रीज फ्रॉम द कार्बोनीफेरस, इसी समय में बना, चूंकि इसी लिए इसको क्या कहा जा रहा है, कार्बोनीफेरस टाइम पीरियड। तो कार्बोनीफेरस क्या है, अर्थ के जियोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक अवस्था है जिसमें सिनोजोइक और तो तमाम डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। आपने देखा होगा जियोलॉजिकल साइकिल अर्थ की, तो लगभग 345 टू 280 मिलियन ईयर्स एगो, 345 टू 280 मिलियन ईयर्स एगो कार्बोनीफेरस एज वाज देयर। कार्बोनीफेरस समय था, उसी दौरान हमारे जो प्लांट्स हैं, है ना, वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल था, और हमारे जो प्लांट्स हैं ये इसी वाटर में क्या होंगे, जब डंप होंगे तो वो डिके होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। और आगे जाके ये जो हमारे वेजिटेशंस हैं, क्लियर है, तो ये वेजिटेशंस जो हैं वाटर की प्रेजेंस में जब कवर्ड होंगे तो आगे जाके अच्छे खासे प्रेशर और हीट के प्रेजेंस की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा इनका। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय में होती है। यही कारण है कि जब कोयला वगैरह अब अभी ख़त्म हो रहा है तो आप इसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रिप्लेनिश कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं।
ठीक है। तो आज के रेट में करना शुरू करोगे तो अगले करोड़ों साल बाद अगर होगा भी, ठीक है, तो बनेगा। अब अभी तो संभव नहीं है ये चीज़ हो जाना, प्लस इसके लिए अलग अलग एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल कंडीशंस भी होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए रीज़न है कि हम इन सोर्स ऑफ एनर्जीज़ को क्या कर रहे हैं, अगर ये एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं तो उनको रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, इनके अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, पिट से लिग्नाइट आप देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर या वाटर की प्रेजेंस में, जब ये वाटर में कवर होता है तो डिके होना शुरू हो जाएगा इनका, और अंदर डिके का मतलब अपघटन कहते हैं आप, उसका अपघटन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे लेयर के फॉर्म आप देख रहे हैं, लेयर के फॉर्म में ये डिपॉजिट होना चला जा रहा है। क्लियर है। कोयला निकालेंगे भी कभी तो आपको लेयर के फॉर्म में दिखेगा, है ना, लेयर के फॉर्म में वो निकलेगा। आगे जाके इसका जब डिकम्पोजिशन और होगा, या मैं कहूँ आगे जाके ये और ट्रांसफॉर्म होगा विद द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो बिटुमिनस में कन्वर्ट होगा और फिर फाइनली एंथ्रासाइट में। दीज आर द वेराइटीज ऑफ द कोल, आपने नाम सुना होगा, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, दीज आर द वेराइटी ऑफ कोल। वेराइटी का मतलब ऑन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट एंड द इम्प्योरिटीज, क्योंकि अब इस दौरान बहुत सारी अशुद्धियां भी रहेंगी कोयले में, तो इन अशुद्धियां और कोयले की मात्रा, कार्बन, कोयले में विशेषता कार्बन की मात्रा होती है ना, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर उसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग वैरायटी में रखते हैं। अब ये कोयला जो है वहां पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ। क्लियर है। ब्रिटेन में कार्बोनिफेरस समय में पर्याप्त मात्रा में जो कोयला था वो डिपॉजिट हो चुका था, ठीक है, यानी कोयले की जो अधिकता थी वो पर्याप्त मात्रा में थी। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की जो कहानी शुरू होती है ना, इस छोटे से ग्रेट ब्रिटेन के आइलैंड में, उसके पीछे थोड़ा सा क्या है, एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल रीजंस भी हैं, एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल कारण हैं जिनकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में जो ज़रूरी चीज़ें थी शुरुआत की, उनके संसाधन उपलब्ध हो गए। 18वीं शताब्दी तक क्या था, लोग क्या करते थे, दे हैड यूज्ड अप मोस्ट ऑफ देयर ट्रीज फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड शिप। देखो कोयले की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज थे उनके पास, इन ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को धीरे धीरे उन्होंने एग्जॉस्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर है। जब जरूरत से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब पॉपुलेशन का तो फैक्टर समझ में आ गया ना एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए ये जो बढ़ती जनसंख्या है, इस बढ़ती जनसंख्या के रहने के लिए अभी शुरू में पक्के मकान नहीं बनते थे भाई, है ना, मकान बनाते थे तो कैसे बनाते थे, लकड़ी के ही बनाते थे ना, और राजे महाराजे रहेंगे पक्के मकानों में रहेंगे भी तो सामान्य जनता कहाँ रहेगी, जो है वो, है ना, जो बहुत कॉमन पीपल हैं वो तो लकड़ी के मकानों में ही रहेंगे। तो लकड़ी के मकानों के अलावा कुकिंग वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता था। शिप इंडस्ट्री डेवलप हो ही रही थी, तो शिप इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट होता था या यूज़ होता था। तो कुकिंग, हाउस बिल्डिंग और शिप, इस दौरान इसके अलावा हीटिंग में भी, अब कोल्ड क्लाइमेट वाला इलाका है तो कोल्ड क्लाइमेट में कई बार आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना भाई, आपको बॉडी को भी हीट देने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो 18वीं शताब्दी के आसपास ध्यान रखना, जब 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन इंटर हो गया है तो 18वीं शताब्दी के आसपास ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर जो वहाँ के जंगल थे, उन जंगलों का इस्तेमाल हो चुका है, या आप कह दो उनका इस्तेमाल अपने पीक पर है, और वो अब क्या है, लगभग एग्जॉस्ट होने की कंडीशन पर है, क्योंकि ट्रीज का जो मैक्सिमम यूज है वो किन चीज़ों के लिए हो रहा है, वो हो रहा है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए। क्लियर है। तो अब ऐसे कंडीशन में अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं, अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, और नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी कहते हैं ना। तो अब कोल को इन्वेंट नहीं कर रहे हैं, कोल तो प्रेजेंट ही है, बट हाँ अब वो धीरे धीरे फाइंड आउट करेंगे। दिमाग में जब लगता है यार अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आप ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। तो वहाँ के समाज ने भी, वहाँ के लोगों ने भी इस चीज़ को ढूंढना शुरू किया कि अब इसकी जगह पे क्या करें। तो भाई लकड़ी जलती थी तो कोयला तो आता ही था, क्लियर है, तो कोयले का आइडिया तो लगी गया ना। अब यहाँ पे कोल और आयरन के पर्याप्त मात्रा में रिच रिसोर्सेज भी हैं। तो इंग्लैंड उसी कार्बोनिफेरस में जो कोयला बना था, जो अभी आपने जस्ट देखा, कोयला बताने के पीछे मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि ज़बरदस्ती आपको कोयला बता दूं, एक आइडिया लग जाए कब आया और किस तरीके से इंग्लैंड में वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कार्बोनिफेरस के दौरान हुआ वो भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज के बिना कुछ होता नहीं है ना। तो इंग्लैंड वॉज फॉर्चुनेट एनफ, पर्याप्त मात्रा में इंग्लैंड के पास सौभाग्य से
कोयला और लोहा जो था वो उपलब्ध था, ठीक है। सो आयरन और उपलब्ध थे और कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इसके अलावा लेड और कॉपर और टीन भी उपलब्ध था। क्लियर है। हालांकि अभी 18वीं शताब्दी के आसपास की बात करोगे तो 18वीं शताब्दी के आसपास आयरन की अशुद्धियों को, आयरन को स्मेल्ट करना क्या होता है आगे सब कुछ समझोगे अभी, है ना। जो हमारा लोहा होता है वो अयस्क के फॉर्म में प्राप्त होता है, ओर के फॉर्म में प्राप्त होता है। ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, आपने मिनरल्स के बारे में पढ़ा हुआ है साइंस में, है ना। तो जो मिनरल्स होते हैं वो ओर के फॉर्म में हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, प्रकृति में उपस्थित होते हैं। अभी इन्हीं ओर्स को या अयस्क से हमें क्या होता है, अलग करना होता है खनिजों को या हमारे इन मेटल्स को, ठीक है। तो हम डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उसको निकालते हैं, जिसमें से स्मेल्टिंग इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर है। तो 18वीं शताब्दी के आसपास जो कोयला है वो अभी इतने शुद्ध अवस्था में नहीं है, मतलब ऐसा कोयला नहीं है कि उसमें आप उसको ड्यूरेबल सब्सटेंसेस जो है वो बनाने में इस्तेमाल करो। बड़ी लंबी प्रक्रिया है जो आज ही की वीडियो में पूरी होगी। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से परिवर्तन हुए। लोगों ने जिज्ञासावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आयरन को इस लेवल तक पहुंचाया कि ब्रिज बन सकें, है ना, और आगे फिर इंजन्स बन सकें और तमाम सारी चीज़ें हो सकें, चेयर्स बन सकें, मतलब बहुत डेली यूज़ की जितनी भी चीज़ें हैं वो बन सकें। तो अब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, आयरन वॉज ड्रॉन आउट फ्रॉम ओर एज अ प्योर लिक्विड मेटल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्मेल्टिंग। क्लियर है। तो स्मेल्टिंग मैंने कहा, हिंदी में कह सकते हो गलाना, तो गलाने की प्रक्रिया कह दो एक तरीके से। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ट्रेडिशनली जो इस्तेमाल होता था वो होता था चारकोल। क्लियर है। तो इस प्रक्रिया के लिए चारकोल का इस्तेमाल करते थे ये लोग। आयरन को स्मेल्ट करने के लिए चारकोल की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था। और चारकोल आपको भी पता है कहाँ से प्राप्त होगा, इन्हीं से प्राप्त होगा। क्लियर है। जो आपके ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इनसे प्राप्त होगा। और ये चारकोल शुरुआत में आयरन स्मेल्टिंग में सफिशिएंट अमाउंट में हेल्प करता था, लेकिन जैसा आपने कहा कि यूजेबल आयरन की कमी है। क्यों है? क्योंकि चारकोल जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली स्थिति तो ये थी कि ये थोड़ा सा फ्रेजाइल था, ठीक है। चारकोल ले जाने में थोड़ा सा फ्रेजाइल है का मतलब टूटने के चांसेस हैं, है ना, और सफिशिएंट अमाउंट में हीट नहीं जनरेट कर सकता है। इसके जो तापमान जनरेट करने की क्षमता थी चारकोल की वह भी सीमित थी, जबकि आयरन को आपको स्मेल्ट करने के लिए और हाई टेम्परेचर चाहिए होता था। क्लियर है। चलो, इसके अलावा इसमें कई मायनों में इम्प्योरिटीज़ रहती थी, ठीक है। आपके आयरन में भी कई मायने में इम्प्योरिटीज़ रहती थे, तो इसकी इम्प्योरिटीज़ इसमें जाती थी। क्लियर है। और इसकी सप्लाई भी कम थी, कोयले की भी सप्लाई कम हो रही थी धीरे धीरे आपके, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे जनरेट हो रही हैं। क्लियर है। तो दिमाग लगाया जाएगा कि अब और अल्टरनेटिव्स देखे जाएं, थोड़ा सा जो और अल्टरनेटिव्स देखे जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। सो उस समय आपके ब्रिटेन में एक परिवार था जिन्हें हम आयरन मास्टर्स की फैमिली कहते थे, और ये लोग बेसिकली क्या कहते थे, भट्टियों में, फर्नेसेस में आयरन स्मेल्टिंग के काम को अंजाम देते थे। क्लियरली, ठीक है। तो श्रॉपशायर नाम की एक जगह है, इसी श्रॉपशायर में डार्बी फैमिली रहती थी। डार्बी फैमिली जो है, चूंकि आयरन मास्टर्स इनका नाम ही है आयरन मास्टर, क्योंकि ये बेसिकली क्या करते थे, मैंने कहा ना, फर्नेसेस में आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे। जनरेशन्स, इनकी पीढ़ियां जो है इसी काम में लगी हुई थी। तो अब जब प्रॉपर आपको चारकोल वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, प्रॉपर कोल अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आयरन की स्मेल्टिंग के लिए अल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए। क्लियर है। इस फैमिली में आप देखो कि 3 जनरेशन के लोग हैं, ग्रैंडफादर, उसके बाद उसका बेटा यानी कि लास्ट वाले का फादर, और फिर सन। इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, अब्राहम डार्बी। अब्राहम डार्बी। और आप देखोगे कि अब्राहम डार्बी फर्स्ट, अब्राहम डार्बी सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही अपने लेवल पर बहुत बड़े चेंजेस लेके आएंगे आयरन स्मेल्टिंग की प्रोसेस में। और फाइनली जाके अब्राहम थर्ड के ज़माने में, अब्राहम डार्बी थर्ड के ज़माने में आयरन स्मेल्टिंग इस लेवल तक पहुंचेगी कि आयरन को इस लेवल तक गलाया जा सके और उसको इस तरीके से ढाला जा सके कि वो चेयर्स बनाने, ब्रिजेस बनाने में इस्तेमाल हो सके। क्लियर है। अब आयरन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का टाइम आ गया। क्लियर है। चलो, तो हमारे सबसे पहले डार्बी की बात करते हैं, जो फर्स्ट डार्बी हैं।
सो द फर्स्ट अब्राहम डार्बी, जिनका टाइम पीरियड 1677 से 1770 के बीच में है, 1770 के बीच में है, इन्होंने कोक स्मेल्टिंग की प्रोसेस शुरू करी। ठीक है, कोक स्मेल्टिंग यानी कोयले को इस्तेमाल करके स्मेल्टिंग की प्रोसेस शुरू करी। क्लियर? तो चारकोल प्रॉब्लम कर ही रहा था। अब चारकोल प्रॉब्लम कर रहा था तो ऐसा करो भाई कि कोल का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो कोयले का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में कोयला है ही सही हमारे यहाँ, और इसी कोयले को इन्होंने फाइंड आउट करके उसका इस्तेमाल किया। सो दिस वाज द ब्लास्ट फर्नेंस। ठीक है, भट्टी, फर्नेंस का मतलब होता है भट्टी। ठीक है, जिसमें कोक का इस्तेमाल किया जाएगा, कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा, और उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाएगा, अब उससे इंप्योरिटीज को निकाल के, सल्फर वगैरह की इंप्योरिटीज को निकाल के आयरन को स्मेल्ट करने की प्रोसेस की जाएगी। क्लियर है? चलो इस प्रक्रिया के द्वारा जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम आ रही थी, ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम में चारकोल का इस्तेमाल करते थे, तो आपने देखा चारकोल फ्रेजाइल था बहुत ज्यादा। ठीक है, चारकोल की वजह से इंप्योरिटीज भी आ रही थी, और क्या नाम है, हाई टेम्परेचर भी जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो अब जब कोल का इस्तेमाल होने लग गया तो आपने देखा कि ये इंप्योरिटीज जो हैं वो भी दूर की जा पा रही हैं। इंप्योरिटीज दूर करने के साथ साथ में अब हाई टेम्परेचर भी जनरेट किया जा पा रहा है। हाई टेम्परेचर जनरेट करने की वजह से चारकोल के ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम होती चली गई, और कोयला जो है वो अब मेन सेंटर में आ गया। क्लियर है? अब ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला लोहा जो है हमें वो प्राप्त हो रहा था। पहले की तुलना में जो आयरन अब आपको मिल रहा है वो ज़्यादा फाइन है। क्लियर है? इम्प्योरिटीज से लेस है, और ड्यूरेबिलिटी भी उसकी ज़्यादा है। उसकी ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया उसका जो जीवन काल हो गया है ना, वो भी ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को आगे फाइन और रिफाइन किया जब इन्होंने क्या किया, और हाई टेम्परेचर पर आयरन्स की इम्प्योरिटीज या उसमें से कार्बन कंटेंट जो है उसको कम करते हुए आयरन के डिफरेंट स्टेजेस को अचीव करा। क्लियर है? देखो थोड़ी सी साइंस यहाँ पे इन्वॉल्व इसलिए भी है क्योंकि ये परिवर्तन हो रहे थे। अगर ये परिवर्तन नहीं होते तो आज जो आप एडवांसमेंट देख रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में, वो नहीं होती। देखो इतिहास के गर्भ से ही सब कुछ निकलता है, अतीत से ही सब कुछ निकला है। वर्तमान जो है वो अतीत से ही निकला हुआ है बेसिकली। समझ रहे हैं आप? एक तरीके से बात जो है वो ये जो फिलॉसफी है, वो जो थोड़ा ये बातें जो है वो फिलोसॉफिकल हो सकती हैं, लेकिन असलियत यही है कि आपका जो पास्ट है वो आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है ना। अगर पास्ट में ये चीज़ें नहीं हुई होती, अब देखो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं, लोग कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है, बट इनकी जो नीड है और इनका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के प्रति इनकी जो दिल्लगी है, जो दीवानगी है, जो एक पैशन है, वही पैशन इनको क्या कर रहा है, क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, जिज्ञासा जनरेट कर रहा है कि हम इसको कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं ताकि हमें जो आज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। तो इसलिए थोड़ी सी साइंस इन्वॉल्व है। आपने जो भी बेसिक साइंस पढ़ रखी होगी ना, उतनी साइंस भी अगर आपको याद होगी तो उतने में आपका काम दौड़ जाएगा, ध्यान रखो। इसीलिए मैं जानबूझ के और ज़्यादा इसको डिटेल में, मतलब ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि पूरा साइंस में इंटर हो जाऊँ, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही साइंस को देखेंगे। चलिए, तो सेकंड डार्बी जो है, सेकंड अब्राहम डार्बी जो है, यानी पहले वाले का जो पुत्र है, उसने क्या किया, उसने रॉट आयरन को अलग किया पिग आयरन से। ठीक है, आयरन की ये अवस्था हो गई। ठीक है, ढलवा लोहा है ना, पिटवा लोहा, इस तरीके से आपने ये नाम सुने होंगे। क्लियर है? चलिए, अब इसी को क्या कहा गया, रोटन कहा गया। तो रॉट आयरन जो डेवलप किया गया उसको रोटॉन नाम दिया गया उस समय। इसमें क्या था, इसमें आयरन क्या कंटेंट जो है, उसमें आयरन में कार्बन का जो कंटेंट था वो थोड़ा सा कम मात्रा में था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और उसके बाद अब और स्थायित्व तो बढ़ेगा इसका। पिग आयरन तो आपको पता ही होगा, पिग आयरन क्या है, इसी को कच्चा आयरन भी, कच्चा लोहा भी कहते हैं। ठीक है, कच्चा लोहा या क्रूड आयरन कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो इम्प्योरिटीज़ जो है या कार्बन कंटेंट जो है वो काफ़ी मात्रा में है। क्लियर है? तो इसमें से जब आप स्मेल्टिंग करेंगे इसको और गलाएंगे आगे, तो इम्प्योरिटीज़ को बहुत हाई टेम्परेचर पर जब आप इसको गलाएंगे तो इसमें से कार्बन कंटेंट जो है वो क्या होगा, स्मेल्ट हो जाएगा, और आपको क्या प्राप्त होगा, रॉट आयरन प्राप्त होगा। क्लियर है? तो अगला कदम, अगला स्टेप जो था, पहले वाले डार्बी ने क्या किया, कोयले का इस्तेमाल, चारकोल को रिप्लेस करवाया, क्योंकि चारकोल की स्कैरसिटी हो रही थी, उसकी कमी हो रही थी, चारकोल में प्रॉब्लम आ रही थी।
तो अब आपकी जो आयरन इंडस्ट्री है ना, उसके डेवलपमेंट का रास्ता तय हो रहा है, देखो, है ना। तो वो कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले डिपेंडेंसी जो थी वो फॉरेस्ट और ट्रीज के ऊपर थी आपकी डेली एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। अब वो उसी से चारकोल आया, चारकोल से जो प्रॉब्लम आई उससे कोल आया, कोल का इस्तेमाल करके आयरन को और बेटर किया जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने पिग आयरन अलग से इसलिए आपको बता दिया ताकि आप समझ जाओ कि ये पिग आयरन से रोट आयरन जो है उसको स्मेल्ट करके बना रहे हैं, तो पिग आयरन होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसी समय आपके एक अगले पर्सन हैं, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। अगर आप इनको मानो कि लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, तो ये लोग कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं है, ध्यान रखना। इन्होंने एक दूसरे तरीके की भट्टी बनाई जिसे पडलिंग फर्नेस कहा गया। फर्नेस का सीधा सा अर्थ हिंदी में लगा लो भट्टी, ठीक है, जहाँ पर हाई टेम्परेचर पर स्मेल्टिंग वगैरह की प्रोसेसेस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हर्थ होगी एक, जैसा जहाँ पे आग वगैरह लगाते हैं या जहाँ पे आपका कोल वगैरह इस्तेमाल रखा जाएगा ना, और उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाएगा और फिर वहाँ से आपका जो लोहा है उसको पास कराया जाएगा। तो पडलिंग फर्नेस बनाया किसने? हेनरी कॉट ने। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। अब देखो अगली क्यूरियोसिटी जो है, ये क्यूरियोसिटी आयरन को और क्या कर रही है, उसमें से जो बाकी इंप्योरिटीज हैं उनको भी निकाल के उसको और ड्यूरेबल बनाने की बात चल रही है। क्लियर है? तो इसी दौरान जब सेकंड डार्बी ने क्या कर लिया, आपके रॉट आयरन को अचीव कर लिया, रॉट आयरन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो अब आगे फर्दर इंप्योरिटीज को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, ये पडलिंग फर्नेस बनाया। अब पडलिंग फर्नेस में क्या होता था कि जब आप आयरन को यहाँ से पास कराओगे, ठीक है, मोल्टेन आयरन को, पिघले लोहे को जब आप यहाँ से पास कराओगे, तो बाकी जो आपकी इंप्योरिटीज़ हैं जो अभी भी आपके आयरन को और थोड़ा सा फ्रेजाइल बना रही हैं या आपको कुछ ऐसे कामों के लिए रोक रही हैं जैसे ब्रिजेस बनाना, या फिर आप कुछ ऐसे ड्यूरेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें या ड्यूरेबल चीज़ें बनाएं, है ना, जिनको लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो इनमें वो अभी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इसलिए इन्होंने पडलिंग फर्नेस का इस्तेमाल किया, जिसमें क्या था, एक इक्विपमेंट लगा हुआ था जिसे कहा गया रोलिंग मिल। और ये रोलिंग मिल क्या करती थी, स्टीम पावर का इस्तेमाल करके उसको रोल करके आयरन को, उसमें से इंप्योरिटीज को निकालती थी और आयरन को क्या करती थी, प्यूरिफाई करती थी। क्लियर है? रोट आयरन और प्योर फॉर्म में आपको अचीव हो रहा है। क्लियर है? देखो मैंने कहा ना, सारा काम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो रहा है। जिन्हें हम आज के ज़माने में जानते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जैसे जेम्स वाट की बात करोगे, जेम्स वाट कोई वैज्ञानिक नहीं थे। अभी जिनकी बात, डार्बी वगैरह कोई वैज्ञानिक नहीं थे। अब मान लीजिए मेरा प्रोफेशन है टीचिंग का, अब मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ाना था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सीधे सीधे भी मैं आपको बोल दूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जब प्रोडक्शन के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें चेंजेस आए, मशीन ने घर की जगहों पर जो प्रोडक्शन होता था उसका इस्तेमाल, उसका जगह ले लिया, और इस तरीके से मशीनों में उत्पादन की गतिविधि होने लग गई। बट वे मशीनें आई कैसे, ये इंसानी जिज्ञासा के थ्रू आई। यानी जब एग्जिस्टिंग मशीनरी या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हुए होंगे तब तो मशीनरी बनी होंगी ना, और तमाम बहुत सारे और एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स रहे होंगे। तो मुझे लगा कि उनको आपको कुछ समझाना चाहिए, तो मैंने कुछ तरीके खोजे जिनसे, चाहे वो फ्लो चार्ट हों, चाहे वो इमेजेस हों, और उनके थ्रू आपको बताया। तो आपको जो डिज़ायर्ड नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने के लिए, जो चाहिए आपको तक पहुंचाने के लिए मैंने टेक्निक्स इवॉल्व करी, ठीक है, मैंने मेथड्स इवॉल्व करे। तो हर प्रोफेशन में ये चीज़ लागू हो जाती है। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो अब वो अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि कुछ इनोवेशन हो ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो और हम आगे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें। अब ये हमारी डार्बी फैमिली क्या है, डार्बी फैमिली उस ज़माने में अच्छा खासा बिजनेस इस्टेब्लिश करेगी इसी की वजह से। क्लियर है? तो ये कोई साइंटिस्ट नहीं है कि वो खोजबीन में ही लगे रहेंगे, ऐसे जेम्स वाट भी हैं। अब जो इंजन बनाएंगे उसको पेटेंट लगाएंगे और पेटेंट लगाने के बाद फिर इंजन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ये सब व्यापारिक मेंटालिटी के लोग थे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब आयरन जो है उसमें से और प्यूरिफाइड अवस्था प्राप्त की गई, उसमें इस रोलिंग मिल की वजह से आपकी जो पडलिंग फर्नेस है उसमें रोलिंग मिल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, ठीक है। अब आपका जो आयरन इस्तेमाल हो रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी और ज़्यादा है। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ आयरन मेड इट बेटर मटेरियल। अब ये जो है वो ज़्यादा आपका मजबूत पदार्थ बन गया, या ज़्यादा ऐसा सब्सटेंस बन गया, मटेरियल बन गया, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी रोज़ाना की जो चीज़ें हैं उनको बनाने में, मशीनरी वगैरह बनाने में।
अभी तो मशीन बनाने के लिए तो लोहा ही चाहिए होगा ना, तो लोहे को अभी इस लेवल पर लाने में इतनी मुशक्कत करनी पड़ी। वो लोहा थोड़ा सा जो आपके प्लाव में लगता था खेत जोतने के लिए, उसमें कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती थी, उसको आप ठोक पीट के लकड़ी में लगा दो और आगे खेत की जुताई जो है आप शुरू कर दो तो चलता था। लेकिन अब मशीनरीज बनानी है आगे जाके, आपको एवरीडे लाइफ में आपको चेयर से लेके आपको बेड से लेके तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनानी है जो लोहे की थी। तो उस लोहे को ड्यूरेबल कैसे बनाया जाए, ये प्रोसेस जो है स्मेल्टिंग की धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। क्लियर हुआ? तो आयरन इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है और आगे जाके जब रोलिंग मिल की टेक्नोलॉजी वाला आपका पडलिंग फर्नेंस बना, तो पडलिंग फर्नेंस के बाद हेनरी कॉट के इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद आगे जाके 1770 में, इन 1770 हमारे जो एक अगले भाई साहब हैं जॉन विल्किंसन, ठीक है, जॉन विल्किंसन भी अपने आप में एक बहुत बड़े ट्रेडर कह दो, इन्वेस्टर कह दो, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले लोहे की चेयर्स बनाई। सबसे पहली फर्स्ट आयरन चेयर जो बनी वो किसने बनाई? इन्होंने बनाई। क्लियर है? ब्रेवरीज बनाई, डिस्टिलर्स बनाए। ब्रेवरीज और डिस्टिलर तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने सुना तो होगा, जैसे मान लो अल्कोहल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, या जहाँ पर भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस होती है, वहाँ पर या ब्रूइंग की प्रोसेस होती है, जैसे वाइन बनती है, बियर बनती है, ठीक है, जो भी अल्कोहलिक सब्सटेंसेस बनते हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी आपका लिक्विड सब्सटेंस है उसको डिस्टिल किया जाता है, उसको ब्रू किया जाता है। तो ये जो बड़े कंटेनर्स होते हैं इनको वैट कहते हैं। ये वैट अब पुराने समय में भी जो अल्कोहल सब्सटेंस है तो ऐसा है कि संसार की शुरुआत से आ रहा है ना, मतलब मदिरा का सेवन तो पहले से चल ही रहा है, तो वाइन और विस्की तो अभी भी चली रही है हमारी। तो उसको ब्रू करने के लिए इन्होंने वैट बनाए जिसमें इसी लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया आपका। और उसके बाद बहुत सारे पाइप्स वगैरह बनने शुरू हुए। आगे जाके थर्ड डार्बी हमारा जो है इसी जनरेशन का जो लास्ट का मतलब जो इनोवेशन करने वाला है ना, मतलब 3 जनरेशन लग गई। तीसरे जनरेशन में जो हमारा थर्ड डार्बी है, इसने सबसे पहला आयरन ब्रिज बनाया दुनिया का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस जगह पर? कोल ब्रुकडेल नाम की जगह पर। ये जगह ही है एक्चुअली कोल ब्रुकडेल, और सेवरे नाम की रिवर है वहां पे, तो सेवरे रिवर के नाम पर ये ब्रिज बना। ये वही ब्रिज है जो दुनिया का पहला ब्रिज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आपके थर्ड डार्बी ने बनाया। क्लियर है? और अभी तो ये देखो फर्स्ट ब्रिज बना ना, अब आयरन इंडस्ट्री, कोल माइनिंग, शिपिंग इंडस्ट्री एकदम बूम आ जाने वाला है, ठीक है ना। तो हमने ये जो आज की वीडियो को शुरू किया था, मैंने कहा था ना कि कोल और आयरन के फील्ड में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और ये कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बूस्ट करेगा, वो हम समझ लेते हैं। मतलब समझ क्या लेते हैं, समझ ही लिया लगभग, अब तो अंत की तरफ है। तो पहला ब्रिज बन गया आपका, और धीरे धीरे आयरन इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करेगी। अब ये आयरन इंडस्ट्री जो है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पे ही डेवलप कर रही थी, या आयरन इंडस्ट्री जो है वो कुछ विशेष क्षेत्र थे, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस थे, इन्हीं एरियाज के, इन्हीं प्लेसेस के आसपास कॉन्सेंट्रेट होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी उच्च गुणवत्ता का जो लोहा है वो मिलने लग गया आपको, अब आयरन की रिक्वायरमेंट होगी। यही आयरन क्या होगा, और ब्रिजेस बनाने में, पाइप्स बनाने में, डेली एवरीडे के जो चीज़ें हैं वो बनाने में, मतलब कुल मिला के लोहे का कितना जीवन में इस्तेमाल है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो इन्हीं जगहों पर होना शुरू हो जाएगा। और ये आयरन इंडस्ट्रीज जो है वो कहाँ, स्पेसिफिक जगहों पर इस्टेब्लिश हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि देखो आपकी जो कोल है, आपकी जो कोल बेड्स हैं, यानी जहां जहां पर कोयला है, तो कोयले की रिक्वायरमेंट तो है ही आपको। अब बिना कोयले के आप स्मेल्टिंग के आप आयरन जो है वो प्रॉपर प्यूरिफाई कर नहीं पाएंगे। इसलिए जहां जहां पर कोल माइनिंग्स थी वहीं वहीं पर आयरन स्मेल्टिंग की प्रोसेस शुरू होगी। क्लियर है? तो इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ कोल माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग का मतलब है कि अब आपकी आयरन इंडस्ट्री जो कंसंट्रेट हो रही है, जिन जगहों पर स्थापित हो रही है, वहां पर इंटीग्रेटेड तौर पर, वहां पर साथ साथ में क्या क्या लगेगा, वहां पर जहां आयरन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है वहां पर वहीं पर आयरन स्मेल्टिंग होगी, और आयरन स्मेल्टिंग के लिए कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं पर जहां पर कोल माइनिंग होती है, तो कुल मिला के अब यहां से ऐसे ले आओ, तो जहां कोल माइनिंग होती है वहां से कोयला प्राप्त होता है, जहां से कोयला प्राप्त होता है वहीं पर
आयरन स्मेल्टिंग की यूनिट लगेगी, और जहां आयरन स्मेल्टिंग की यूनिट लगेगी उसी के पास में आयरन इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक हो गया आपका, क्लियर है। खास बात यह है, देखो ब्रिटेन लकी इस मामले में है कि आपके यहाँ जो मतलब ब्रिटेन के यहाँ जो है उच्च गुणवत्ता का जो कोयला है, ठीक है, और उच्च गुणवत्ता का जो आयरन ओर है वो सेम बेसिन में उपलब्ध था, ठीक है। तो जहां जहां पर कोल बेड्स थी वहीं पर वहां पर आयरन ओर्स भी अवेलेबल थे, मतलब एक ही बेसिन्स में, एक ही प्लेसेस पर वहां पर हाई ग्रेड आपको कोल भी मिल जाएगा और आपको आयरन ओर भी मिल जाएंगे। सो दैट यू कैन से सिंपली अ फॉर्चुनेट थिंग फॉर द ब्रिटेन, है ना, एक लकी चीज ही कह दें कि ब्रिटेन में जो रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब इतना छोटा तो ब्रिटेन है ना, मतलब इतना छोटा सा तो पूरा यूके है, उसमें भी इतना छोटा सा इंग्लैंड है आपका, तो अब वहाँ पर अगर एक ही जगहों पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत जैसे विशाल देश जहाँ एक चीज़ कश्मीर में है, दूसरी चीज़ कन्याकुमारी में है, तो थोड़ा सा समस्या लगती है ना। तो सेम बेसिन्स पर वहाँ पर क्या था, हाई ग्रेड आयरन और कोल आपको मिल जा रहा था। इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो बेसिन्स हैं आपकी, ये आपके इन्हीं के आसपास पोर्ट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम जो हो रहा है उसको फिर अब ट्रांसपोर्टेशन भी तो करवाना है, क्लियर है। तो इसी के आसपास पोर्ट्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और सारी आपकी ये जो आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि शिप बिल्डिंग वगैरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सारी यहाँ पर लगनी शुरू हो जाएंगी। पोर्ट के आसपास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री शुरू हो जाएंगी और शिपिंग का ट्रेड भी शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे शिपिंग का ट्रेड शुरू होगा वैसे वैसे ब्रिटेन की इकोनॉमी क्या है और बूस्ट करेगी, क्योंकि इन्हीं शिपों में बैठ के क्या है, अंग्रेज अब भारत आ रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। और तो अमेरिका तो खैर आप आज़ाद हो चुका है लगभग अभी, जबकि हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी में के सेकेंड हाफ के आसपास, ठीक है। लेकिन इंडिया जैसे देश अभी भी इनके पास हैं, अभी इन्हीं जहाज़ों में बैठ के आते हैं मस्त, यहाँ से कॉटन लेके जाएंगे, यहाँ से बाकी रॉ मटेरियल्स लेके जाएंगे, फिनिश्ड गुड्स होंगे, मतलब उन्हीं गुड्स को, उन्हीं रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस किया जाएगा इंग्लैंड में और उन्हीं जहाज़ों से वापस आपके भारत में बेचेंगे, और आप जो है अपने ही यहाँ का कपास जो है उसको ब्रिटेन बेच के उसी से बना हुआ कोट सूट टाई लगाओगे और जेंटलमैन बन जाओगे, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो यहाँ से शुरू होगी। आगे आने वाले समय में लगभग 1830 के आसपास, 1830s, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है इसके आसपास लगभग 30 सालों में ही, ठीक है, विद इन 30 ईयर्स फ्रॉम 1800 टू 1830 ब्रिटेन का जो आयरन इंडस्ट्री है वो 4 गुना हो गया, क्वाड्रुपल्ड हो गया, ठीक है। उसका जो आउटपुट है वो 4 गुना हो गया बिकॉज ऑफ द डार्बीज कॉन्ट्रीब्यूशन। वो डार्बी भाइयों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, भाइयों का मतलब ठीक है कह सकते हैं आप मतलब डार्बी जो परिवार है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी वजह से ये क्या हुआ, क्वाड्रुपल्ड हो गया, 4 गुना हो गया। और जो प्रोडक्ट अब बन रहे थे वो थोड़ा सा सस्ते बन रहे थे, क्योंकि अब क्या हो रहा है, सफिशिएंट, पहले कोयला नहीं मिल रहा था, देखो अब खूब सारा कोयला भी मिल गया। वहीं आसपास क्या है, जहाँ पर आपका कोयला है वहीं पर आपकी आयरन स्मेल्टिंग हो रही है, वहीं पर आपका आयरन इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश हो रहा है, क्लियर है, वहीं पर पास में ही आपका शिप बिल्डिंग भी हो रहा है। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो लगी नहीं रही है बहुत ज़्यादा, तो जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उन प्रोडक्ट्स को भी आप कह सकते हो सस्ते, है ना, कह सकते हो, क्या सस्ते तो होंगे ही। और स्थिति देखो 1820 के आसपास, अब देखो आपको जहां पर 1 टन लोहा बनाने के लिए 8 टन, ये एंड नहीं, यहां पर 8 होगा, ठीक है, 8 टन ऑफ कोल नीडेड एक्चुअली, ओके, और यू कैन से अ टन ऑफ पिग आयरन नीडेड। 1 टन लोहा बनाने के लिए आपको कितने टन कोयले की जरूरत पड़ती थी, अ टन ऑफ पिग आयरन नीडेड 8 टन ऑफ कोल टू मेक इट। 8 टन कोयला लगता था तब जाके 1 टन आयरन जो है वो स्मेल्ट होके बनता था इन 1820s, 1820 के आसपास। और महज 30 सालों में तकनीक में जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन से क्या हुआ, इट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ओनली 2 टन, यानी 1 टन आयरन प्रोड्यूस करने में अब आपको सिर्फ 2 टन कोयले से काम हो जाता था, ठीक है। तो तकनीक का इतना बड़ा, यही तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। जब टाइम कम हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी कम समय में
होने लग गई और ज़्यादा होने लग गई। अब आप देख रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही, तो विद इन फ्यू ईयर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या हुआ, आप देख रहे हैं विद इन लेस टाइम मोर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा उत्पादकता बढ़ रही है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निक, तकनीक भी है यहाँ पर, समय भी कम लग रहा है, उत्पादकता भी बढ़ रही। बस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एसेंस ही यही है कि कम समय में तकनीक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उत्पादन मैनीफोल्ड हो जाना। समझ में आ रहा है। 1848 के आसपास, बाय 1848 ब्रिटेन वाज स्मेल्टिंग मोर आयरन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पुट टुगेदर। ठीक है, इट शुड बी पुट, यानी कि 1848 के आसपास ब्रिटेन जो है वो क्या है, दुनिया के सारे आयरन के स्मेल्टिंग को एक तरफ रख दीजिए, ठीक है, उससे ज़्यादा आयरन स्मेल्ट कर रहा था, उससे ज़्यादा लोहा जो है यहाँ गलाया जा रहा था, उससे ज़्यादा लोहा गलाने के बाद, यानी दुनिया भर के लोहे के गलाने की प्रक्रिया को एक तरफ रख दो, ब्रिटेन 1848 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहा स्मेल्ट कर रहा था, गला रहा था, और उससे बाकी के जो आयरन प्रोडक्ट्स हैं और आयरन इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ तेज़ी से होता चला जा रहा था। तो ये कोल और आयरन, आशा करता हूं मैं आपको कि समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए और फाइनली आयरन इंडस्ट्री वहां पर डेवलप होनी शुरू हो गई। आगे जाके इसी तरीके से परिवर्तन होने वाले हैं कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और फिर परिवर्तन होने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जिनको हम अगले वीडियोज में देखेंगे। क्लास 11th के चैप्टर 9 को पढ़ रहे हैं अभी हम। चैप्टर 9 हमारा इज अबाउट टू कंप्लीट, लगभग खत्म ही होने वाला है, और सारे वीडियोज आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो या तो आप YouTube में जाकर उनको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, बट थोड़ा सा वो ट्रबलसम है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा पजल्ड हो सकते हो आप, ढूंढना पड़ेगा। इसलिए सबसे आसान तरीका बता देता हूँ मैं, है ना। वेबसाइट में जाएँ, आप सर्च करें, गूगल पे सीधे से सर्च करें, सर्च बॉक्स में जाके magnetbrains.com, आपको सीधा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जब वेबसाइट ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस का हेडिंग लिखा हुआ है। इसी में सारे क्लासेस की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, क्लास 12 से लेके क्लास 1 तक। अब क्लास 11 सर्च करना है तो क्लास 11 को आप क्लिक करेंगे तो सारे फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट विद देयर सब्जेक्ट्स, उनके जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो फैकल्टी मेंबर पढ़ाते हैं वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे जब इसको, तो आप देखेंगे कि नीचे आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक विंडो देखने को मिलेगा, और इस विंडो में आपको चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर अरेंज मिल जाएंगे, प्रॉपर सेक्शन थीम वाइज या चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियो अरेंज है। पर्टिकुलर वीडियो जैसे ही आपको देखना है, जिस भी चैप्टर का, जिस भी थीम का, जिस भी टॉपिक का, सब टॉपिक का, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो वीडियो आपका ओपन हो जाएगा, प्ले होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा प्रयास ये इसलिए है ताकि आपके एफर्ट्स कम होते चले जाएं। एफर्ट्स का मतलब है कि अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट्स आपके कम होते चले जाएं और आप सीखें ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसीलिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉटन स्पिनिंग और वीविंग के ऊपर। हमारा जो क्लास 11 है उसका चैप्टर 9 जो चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, और कौन कौन से फैक्टर्स थे। उनमें से एक फैक्टर जो है वो आप पढ़ भी चुके हो, और वो है कोल और आयरन इंडस्ट्री। किस तरीके से ब्रिटेन में ग्रेजुअली कोल और आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। कैसे धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ब्रिटेन में वो ग्रो होनी शुरू होगी, और किस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाएगी, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है और कैसे रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है ब्रिटेन में, कैसे नई टेक्नोलॉजीज जो है वो इस पूरे सिस्टम में ऐड होती जा रही हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग। अब देखो, सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा आपके, अगर आपने ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो आपको कॉटन चाहिए होगा। मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कपड़े नहीं पहनते थे लोग, कपड़े तो पहनते थे, ठीक है, फ्लैक्स के और तमाम लिनन और तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती थी, वुलन जो है वो क्लॉथ इस्तेमाल होते थे यहाँ पे। लेकिन ये कहोगे कि कॉटन जो है वो ब्रिटेन में तो ग्रो होता नहीं है। तो कॉटन अगर ग्रो होता नहीं है तो कॉटन स्पिनिंग और वीविंग कहाँ से हो रही है फिर? तो कोई बात नहीं है, ग्रो नहीं होता है तो इम्पोर्ट हो जाएगा, कहीं से बाहर से ले आएंगे
और फिर उसको स्पिन करेंगे, वेविंग करेंगे और फिर उसका कपड़ा बनाएंगे। ब्रिटेन के अंदर भी सेल करेंगे और ब्रिटेन के बाहर भी सेल करेंगे। हाँ जी, यही होता है यहाँ पे, ठीक है। सो बाय द 19th सेंचुरी, ये एक मैंने आपको एसेंस बता दिया। अभी इस एसेंस में तो ये ऊपर ऊपर की चीज़ें हो गई, इतना तो दुनिया जानती है, बहुत सारे लोग जानते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा उनको पता होगा। बट अब और भी उसके अंदर की चीज़ें और भी उसके अंदर की कुछ माइन्यूट चीज़ें जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ। सो 19वीं शताब्दी जो है हमारी, बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के आसपास जो है, ब्रिटेन वॉज प्रोड्यूसिंग हाफ द वर्ल्ड्स कॉटन क्लॉथ। अंदाजा लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा पा रहे होंगे कि 19वीं शताब्दी के आसपास ब्रिटेन जो है वो दुनिया का आधा कॉटन क्लॉथ जो है, पूरे दुनिया में जितना कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है उसका आधा तो सिर्फ ब्रिटेन में हो रहा है। अब फिर से थोड़ा सा अचरज हो जाएगा आपको कि पूरी दुनिया को कपड़े कौन पहना रहा है? ब्रिटेन पहना रहा है। तो इतना सा देश है और पूरी दुनिया को कपड़े पहना रहा है ना? पूरी दुनिया को कपड़े भी पहना रहा था, पूरी दुनिया को टोपी भी पहना रहा था, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए कैसे, हाउ देन डिड ब्रिटेन कम टू डोमिनेट द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, कैसे ब्रिटेन ने जो पूरा ग्लोबल प्रोडक्शन हो रहा था कॉटन क्लॉथ का उसको डोमिनेट करा, क्लियर है। अब ये होता कहाँ था, ये होता कैसे था? एक्चुअली ये लोग क्या करते थे, पूरी तरीके से जो रॉ मटेरियल होता था उसको इंपोर्ट करते थे। जो रॉ मटेरियल है आपका वो क्या होगा? इंपोर्ट होगा। कच्चा माल इंपोर्ट होगा कहाँ से? सदर्न यूएस से, इंडिया से, इजिप्ट से। और यही कारण होगा कि आगे ये जो रॉ मटेरियल है इसको प्रोसेस करेंगे लोग, क्लियर है। तो ये आपको बेसिक चीज मिल गई यहां से पता कि ब्रिटेन जहां पर कि कॉटन का एक छोटा सा, ऐसा है ना, रुई का एक छोटा सा एक गोला भी नहीं उत्पन्न होता था, ऐसा देश दुनिया के आधी आबादी को क्लॉथ जो है वो प्रोवाइड करा रहा था। दुनिया की आधी आबादी के लिए क्लॉथ प्रोडक्शन कर रहा था, कॉटन क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहा था। चलिए अब हम उनके क्लॉथिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। यानी एक ओवरव्यू देखने के बाद अब हम ब्रिटिश क्लॉथिंग पैटर्न जो है, कपड़े पहनने का जो पैटर्न है, इस क्लॉथिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो शुरू से आप देखोगे तो जिस तरीके से कल्चर है वहाँ पर, वो कल्चर क्या प्रमोट करता है? ज़्यादातर वुलन क्लॉथ को प्रमोट करता है, ठीक है, क्योंकि शीत प्रदेश हैं, थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट वाले एरियाज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वुलन क्लॉथ को पहनेंगे, तो वुलन क्लॉथ होंगे। उसके अलावा यहाँ पर लिनन का प्रयोग होता था, ठीक है। सो द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वुवन क्लॉथ आउट ऑफ वुल एंड फ्लैक्स। तो फ्लैक्स होता था, ठीक है, एक तरीके का रॉ मटेरियल है जिससे लिनन बनता है आगे जाके। लिनन तो हम सब ने देखा हुआ है। तो बेसिकली ब्रिटेन में जो कपड़े बनते थे वो शुरू में किसके बनते थे? वुलन कपड़े होते थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो समय होता था वो ठंडियों का गुजरता था और ठंड से बचने के लिए आपको वुलन क्लॉथ चाहिए होंगे। तो वुलन, और इसके अलावा जब मौसम नर्म रहता था तो उस दौरान ये फ्लेक्स का या लिनन का इस्तेमाल करते थे, यानी फ्लेक्स का इस्तेमाल करके लिनन के कपड़े बनाते थे। तो लिनन और फ्लेक्स आपने देखा होगा, मोटे से कुछ ना टफ टाइप के, रफ टाइप के कपड़े पहने हुए इन्हें देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में। चलिए अब यहीं पर इसी से बल्कि एक तरीके का एक आप कहते हैं कि एक कपड़ा कह सकते हैं उसको, ठीक है, जिसे आपने नाम दिया है लिनसे वूल से, ठीक है। इट वॉज एक्चुअली वॉर्न बाय ऑल, ज़्यादातर जितने वहाँ के रिच क्लास के लोग होते थे, आपने लंबे लंबे कपड़े देखे होंगे, वो एक अलग ही तरीके के रहते हैं, ठीक है। तो ये लिनसे वूल से वॉज बेसिकली ए काइंड ऑफ अटायर, एक परिधान होता था। ये परिधान ज़्यादातर कौन लोग पहनते थे? वहाँ के उच्च वर्ग के लोग पहनते थे, ठीक है। ये भी इन्हीं से बनता था, फ्लैक्स और लिनन वगैरह से बनता था, ठीक है। और मध्यकाल में भी इसका प्रयोग होता था। इसको लिनन और वुल दोनों को मिला के बनाया जाता था। ऊनी कपड़ा भी होता था, ऊनी कपड़े के साथ साथ में इसमें लिनन मिलाया जाता था। वुल और लिनन दो चीज़ों को मिला के बनता था। इस तरीके का कल्चर जो है वहाँ पे है। क्लॉथिंग पैटर्न जो देख रहे हो आप, तो क्लॉथिंग पैटर्न इस तरीके से, क्लियर है। अब उसके बाद धीरे धीरे पैटर्न जो है वो चेंज होगा। धीरे धीरे पैटर्न कैसे चेंज होगा? 17वीं शताब्दी में आप देखोगे 17th सेंचुरी में परिवर्तन हो रहे हैं। कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं? अब धीरे धीरे कॉटन जो है वो सिनेरियो में आ जाएगा, धीरे धीरे कॉटन जो है वो पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा।
क्लियर है। और कॉटन जो है पिक्चर में क्यों आ रहा है, क्योंकि 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी में आपकी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो बनेंगी और वो दूसरे देशों के साथ में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, नामी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी एक ऐसी कंपनी जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड करेगी, दैट विल ट्रेड विथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के पूर्वी देशों के साथ ट्रेड करेगी और मुख्यतः भारत के साथ में ट्रेड करेगी। क्लियर है। अमेरिका के साथ में इनका ट्रेड चलता ही रहा, पहले से ही चल रहा था, ठीक है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत से बड़े पैमाने पर कलकत्ता का जो फैब्रिक है वो इंपोर्ट करके लेके आती थी, ठीक है। इस कलकत्ता के विशेष फैब्रिक को जो कि कॉटन से बनता था, या मैं कहूं इंडिया से जो स्पेशली आता था, अब चूंकि कलकत्ता का नाम जुड़ा हुआ है इसीलिए इस स्पेसिफिक कॉटन फाइबर को नाम दिया गया कैलिको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, सो इंग्लैंड इंपोर्टेड सेल्स ऑफ कॉटन क्लॉथ एट ग्रेट कॉस्ट, क्योंकि यहां पर डिमांड थी। अब ये कॉटन जो होता थोड़ा सा लाइटर होता था, तो धीरे धीरे इसकी जो है डिमांड यूरोप में बढ़नी शुरू होगी, विशेषतः ब्रिटेन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ये कॉटन क्लॉथ की जो डिमांड है ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सप्लाई तो करनी ही पड़ेगी। तो अब इसको ये लोग मंगाएंगे, जब कॉटन मंगाएंगे तो क्लॉथ भी मंगाएंगे और साथ में कॉटन भी मंगाएंगे, और कॉटन मंगाएंगे तो उससे फिर वो प्रोसेस करके क्लॉथ बनेगा भी। तो थोड़ा सा कॉटन कम से कम चीप ही हो जाता था, क्योंकि बने बनाए कपड़े और ज़्यादा महंगे होते थे, फिर भी वहाँ से लेके आने में यहाँ तक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो अब यहाँ पे जो कपड़े बनेंगे वो महंगे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी डिमांड जो होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। 1721 में यहाँ के जो क्लॉथ हैं, इंडिया से बने जो क्लॉथ हैं और इवन इंडिया से बने जो कॉटन क्लॉथ हैं, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोकल व्यापारी हैं, जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ये लॉबी लगाना शुरू करेंगे, ये राजा के पास जाके कहना शुरू करेंगे कि यार वहाँ से जो इंडिया से जो आता है ना, जो क्लॉथ्स आते हैं, ये क्लॉथ्स हमारे बिजनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम कपड़ा बनाते हैं तो भले हम सस्ता बेचते हैं, उसके बावजूद भी कोई लेता नहीं है, और वहाँ का वो कपड़ा महंगा बनता है, वहाँ से आता है और यहाँ महंगा बिकता है, उसके बावजूद भी लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट में एक एक्ट आएगा जिसका नाम होगा कैलिको एक्ट। तो कैलिको एक्ट 1721 का, जो कि इस इंपोर्ट पर बैन भी लगाएगा, स्पेशली जो क्लॉथ हैं, इन क्लॉथ के इंपोर्ट पर बैन लगाएगा, ठीक है। और कॉटन का भी इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा कम होगा। अब डिमांड तो है ही सही, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरीके से बैन कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए बैन रहा, ठीक है। स्पेशली क्लॉथ जो है वो तो होगा ही, बट कॉटन अभी भी आएगा। अब 17वीं शताब्दी के इसी समय आसपास जो है वो ये जो कैलिको कॉटन है, इसका अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया इंडिया से आना। कैसे? क्योंकि 17वीं सेंचुरी जो है इसके सेकंड हाफ में ही आपको पता है धीरे धीरे इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो गड़बड़ हो रही थी, है ना, इनस्टेबल हो रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंटरनल अफेयर्स में धीरे धीरे जो है वो इंटरेस्ट लेना भी शुरू कर देगी, है ना। आगे जाके 18वीं सेंचुरी में ही आपको पता है कि अब क्या हो जाएगा, हमारा जो कुछ कंट्री हैं, कुछ जो प्रोविंसेस हैं, इन प्रोविंसेस में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्ज़ा हो गया। जैसे बंगाल वगैरह की बात कर दें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात कर दें, तो यहाँ पर पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हो गई हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। जब पॉलिटिकली इस्टेब्लिश हो गई तो उसके बाद फिर क्या किया, इन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब पैटर्न क्या किया, दे बिगेन टू इम्पोर्ट अलॉन्ग विद द क्लॉथ रॉ कॉटन। अब ये रॉ कॉटन को ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए, ठीक है, वहाँ से कपास ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए। क्लियर है। और यही रॉ कॉटन जो होता था ये इंग्लैंड आता था, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आती थी और इसको अब स्पिन किया जाता था, इसकी स्पिनिंग होती थी। यानी अब कॉटन आ रहा है ना, तो कॉटन से एक एक रेशा धागे की तरह बनाया जाएगा उसको स्पिनिंग करके, ठीक है। फिर वो यार्न बनाया जाएगा, वो जो स्पिन होने के बाद यार्न बनेगा, यानी उसमें से धागा जो बनेगा वो यार्न फिर क्या होगा, पूरा वो वीव किया जाएगा, वीविंग होगी उसकी, और वीविंग के बाद फिर वो क्लॉथ में कन्वर्ट होगा, है ना। और फिर वापस से यही क्लॉथ जो है वो इंडिया लेके जाया जाएगा, है ना। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब धीरे धीरे अपना इंपोर्ट इंक्रीज कर रही है कैलिको फाइबर का। कैलिको फाइबर तो पहले से आ रहा था, अब तो सीधे सीधे कॉटन आ जाएगा, है ना। ये पैटर्न आपको ये चीज़ समझाने के लिए है कि किस तरीके से हमारी जो कॉटन स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री है वो ब्रिटेन में डेवलप हो रही है। पैटर्न कैसे चेंज हुआ? पैटर्न ऐसे चेंज हुआ कि पहले स्लाइड में आपने देखा, इसके जस्ट पहले 5 मिनट मैंने जो डिस्कशन करा वो ये करा कि ब्रिटेन में जो क्लॉथिंग पैटर्न था, जो कल्चर था, वो थोड़ा सा डिफरेंट था। लिनन, वूलन और फ्लेक्स के कपड़े पहनते थे, या मैं कह दूं वूलन कपड़े पहनते थे, और साथ ही आपका वूल और लिनन से मिला हुआ कपड़ा जो होता था, जिसे लिनसे वूल से कहा जाता था, इसका प्रयोग होता था। ठीक है, मध्यम वर्गीय और जो उच्च मध्यम वर्गीय, बहुत उच्च वर्ग के, राजा वर्ग के, निम्न वर्ग के सभी लोग जो होते थे या तो ऊनी कपड़े पहनते थे या लिनन पहनते थे। बहुत उच्च वर्ग के लोग जो होते थे वो लिनसे वूल से जैसे क्लॉथ पहनते थे, जो लिनन और वूल का मिक्स होता था। अब धीरे धीरे जब यहाँ से कॉटन इंपोर्ट होना शुरू होगा, ब्रिटेन में इंपोर्ट होना शुरू होगा, तो कॉटन से बने कपड़ों की डिमांड बढ़ गई। क्लियर है, कॉटन ज़्यादा डिमांड में आने लगा, कॉटन के कपड़े डिमांड में आने लगे। उससे बचने के लिए और इंटरनल जो मार्केट है उसको बनाए रखने के लिए कैलिको एक्ट लाया गया। कैलिको एक्ट के बावजूद भी कपड़ों की डिमांड जो है वो बनी रही। ठीक है, लोग महंगे कपड़े भी खरीदना चाहते थे, तो धीरे धीरे उसको भी सप्लाई किया गया। लेकिन इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ राजनीतिक सफलताएं अर्जित करेगी इंडिया में, और उससे ब्रिटेन को फ़ायदा होगा। इंडिया में जो भी राजनीतिक सफलताएं मिली, उस सफलता की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो गया ब्रिटेन में। रॉ कॉटन जो है वो आना शुरू हो गया। रॉ कॉटन को स्पिन करके, वीव करके क्लॉथ बनाए गए। इंग्लैंड में भी कंजम्पशन हुआ उनका, और फिर वही जो क्लॉथ है वो कहाँ गया आपका, इंडिया भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया नहीं जाएगा। क्लियर है, चलो। तो ये चीज़ जो है वो अब डेवलपमेंट में आगे बढ़ी। अब वहीं हम आगे देखते हैं इसी डेवलपमेंट को थोड़ा सा। जो कॉटन इंपोर्ट हो रहा था, अब बड़े पैमाने पर अमेरिका, इंडिया से जो कॉटन है ये आ रहा था। क्लियर है, अब ये कॉटन चूंकि कौन लोग लेके आ रहे हैं, बड़े मर्चेंट्स जो है वो बल्क में लेके आते थे, और ये दूसरे छोटे मर्चेंट्स को या दूसरे कुछ मीडिएटर्स को या मर्चेंट्स को हायर करते थे। तो ये कॉटन जो मर्चेंट होता था वो लोकल लोगों को प्रोवाइड कर देता था। ठीक, अब अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉटन के फील्ड में शुरू नहीं हुआ है। कॉटन तो अभी हमने शुरू किया ना। अब कैसे कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि हर एक उस सेक्टर में जहां पर प्रोडक्शन पहले हो रहा है, वो जो लोकल लेवल पर हो रहा है, स्लो हो रहा है, वो कहाँ होगा, लोकल ना होके फैक्ट्रीज में होना शुरू हो जाएगा, और स्लो ना होके बहुत फास्ट हो जाएगा, बल्क में होना शुरू हो जाएगा। यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो कपड़े बनते कैसे थे, ये रॉ मटेरियल जो आता था कॉटन का, इसके लिए घरों में जो लोग हैं ये अपने ही यहाँ खेतों में तो काम करते थे, फार्मिंग वगैरह करते थे। खेतों में काम करने के अलावा, फार्मिंग करने के अलावा, ये लोग जो है वो और भी बचे हुए समय का इस्तेमाल करते थे। तो उस बचे हुए समय के इस्तेमाल को यहाँ पर लगाते थे। ठीक है, अब ये कॉटन जब इनको देके जाएगा व्यापारी, तो ये लोग घरों में ही स्पिनिंग जो व्हील होती थी इनकी, उस स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। तो इस काम में क्या होता था कि ज़्यादातर महिलाओं को और बच्चों को लगाया जाता था। ठीक है, क्योंकि इस काम में थोड़ा सा डेलिकेसी चाहिए होती थी। धागा है और उसको आपको थोड़ा है ना, क्या कहेंगे उसको, बहुत नज़ाकत के साथ में ट्रीट करना है थोड़ा सा, इसलिए महिलाओं और बच्चों को यहाँ पर लगाया जाता था इस काम को करने के लिए। तो वुमेन्स जो होती थी वो यार्न को स्पन करती थी। ठीक है, महिलाएं जो होती थी वो यार्न को, धागे को स्पन करती थी। ठीक है, और इसमें बच्चे भी ज़्यादातर इस काम में लगाए जाते थे। ठीक है, और यही काम स्पिनिंग कहला रहा है, स्पन करना या स्पिनिंग करना। ठीक है ना, स्पिनिंग करती थी। और ज़्यादातर आप देखोगे इस काम में अनमैरिड जो गर्ल्स होती थी उनको भी इस्तेमाल किया जाता था। अब बैठे बैठे क्या करें, तो स्पिनिंग करो। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता था काफ़ी ज़्यादा, तो बैठे बैठे आप फुर्सत है तो आप यही करिए, है ना, स्पिनिंग का काम, है ना। आपका अनमैरिड वुमेन्स के लिए जो स्पिंस्टर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, वो स्पिंस्टर वर्ड भी इसी से आया है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादातर स्पिनिंग के काम के लिए अनमैरिड वुमेन्स को ही इसमें लगाया जाता था, एम्प्लॉय किया जाता था। चलो,
इसके बाद जब ये पर्टिकुलर यार्न जो है, धागा जो है वो बुन लिया गया, या मैं कहूँ उसकी स्पिनिंग हो गई, उसको धागों के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पूरे रॉ कॉटन को, तो फिर अब ये आएगा वीविंग के लिए। ठीक है, तो इस यार्न को अब वीविंग के लिए तैयार किया जाएगा। ये काम जो है वो मेल्स करते थे। अब इसमें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ऑपरेट करना पड़ेगा मशीनों को, इसलिए ये काम जो है वो ज़्यादातर पुरुष करते थे। क्लियर है। और इस तरीके से जो कपड़ा है वो बन के तैयार होता था, और उसके बाद हमारा वही मर्चेंट, ये जो रॉ कॉटन देखे गया था, ये आपसे कपड़े ले लेगा। अब ये मर्चेंट जो है ये जगह जगह पर जाकर, है ना, वो फेरी वाला आता है ना हमारे घरों, गांवों, कॉलोनियों में, है ना, तमाम चीज़ें लेकर कि भाई आप ये ले लो, ये ले लो, और कपड़े का पूरा गट्ठा जो है वो साइकिल और अपने व्हीकल में लाद के लेके आता है, और फिर आप लोग झुंड बना के खड़े हो जाते हैं खरीदने के लिए। तो वैसे ही ये मर्चेंट्स जो हैं ये अपने इस प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, या फिर कुछ बड़े मर्चेंट्स को सेल करने के लिए भी लेके जाएंगे। ठीक है, और जगह जगह पर इस तरीके से ये कपड़ा बिकता था। तो शुरुआत में ये प्रक्रिया होती थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा आपका सारा काम जो है वो ब्रिटेन में चल रहा है। सारी जो क्लॉथिंग इंडस्ट्री है वो शुरू में इसी में काम कर रही है। क्लियर है। अब मैंने दो शब्दों का यहाँ पे जिक्र किया है, स्पिनिंग और वीविंग का, तो वैसे तो मैंने बता दिया, पर मुझे लगा कि शायद आपको थोड़ा सा और स्ट्रेस करना चाहिए इस पे, इसलिए समझ लो। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग आउट फाइबर्स फ्रॉम अ मास। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इतना सारा कॉटन दे के चले गए हैं, मतलब ढेर सारा कॉटन दे के चले गए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा कॉटन उठाओगे। अब उस थोड़े थोड़े कॉटन के मास से आप क्या करोगे, फाइबर को निकालोगे, उसको ट्विस्ट करोगे, फाइबर को निकालोगे, फिर उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते थे। गांवों में अगर आपने कभी देखा हो तो गांवों में ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता था जिसको घुमा के, जिसके चारों तरफ जो ना, पहले हाथ से उसको ऐसा किया जाता था और उसके धागों को, बहुत सारे फाइबर्स को आपस में मिलाया जाता था, तो वो एक फाइबर बन जाता था। वैसे ही यहाँ पर भी किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे फाइबर्स को निकाल के उनको ट्विस्ट किया जाएगा साथ में, और ट्विस्ट करके एक धागा बनाया जाएगा मोटा थोड़ा सा, जिसे यार्न कहेंगे आप। क्लियर है। बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉटन फाइबर्स हैं उनको निकाल के उनको आप ट्विस्ट करोगे, और ट्विस्ट करके फिर एक धागा बनाओगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्चुअली स्पिनिंग। और ये देखो ऐसा है ना, बहुत सारा इसने दिख रहा होगा आपको इमेज में, ऐसी आशा करता हूं मैं। तो इसने बहुत सारा जो है वो कॉटन लिया हुआ है। अब इस कॉटन को इसने क्या है, धीरे धीरे करके देखो बनाया हुआ है। ठीक है, इसके धागे जैसा बना रही है ये, और इसके लिए इस तरीके का एक साइकिल जैसा इंस्ट्रूमेंट है, स्पिनिंग व्हील कहते थे इसको, ये इस्तेमाल किया हुआ है। और ऐसे फिर ये बकेट में रखे हुए हैं इसने, तो ये स्पिन करके इस तरीके से बहुत सारे धागों का एक पूरा एक गुच्छा जो है वो, है ना, बना दिया। इसके बाद फिर ये जाता है किनके पास, पुरुष वर्ग के पास जाएगा, मेल्स के पास जाएगा, है ना, तो वो वीविंग करेंगे। इसकी वीविंग क्या है, इट इज द इंटर रिलेटिंग ऑफ टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स और यार्न। अब ये बहुत सारे यार्न्स बना के दे दिया इसने। ऐसे बहुत सारे जो यार्न्स हैं, इन्हीं यार्न्स को आपको क्या करना है, अब इंटर रिलेट करना, इंटरलेसिंग करना। इंटरलेसिंग मतलब उनको मिलाना है, बांधना एक तरीके से। तो इंटरलेसिंग जो है वो आप एक मशीन के थ्रू करोगे। ये देखो बहुत सारा यहाँ पर ये जो यार्न है वो आया, और इसके बाद इसको मिला के बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे फैब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इन्हीं इंटरलेसिंग की प्रोसेस को हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं वीविंग। तो ये वीविंग जब होगी तो उसके बाद फिर उसको मिला के आपका क्लॉथ बन जाएगा, पूरा कपड़ा बन जाएगा। क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती थी कि महिलाएं जो है वो लगी हुई हैं स्पिनिंग करने में आराम से। ठीक है, तब तक हमारे जो वीविंग करने वाले हमारे पुरुष वर्ग के लोग होते थे, 2-3 नींद निकाल लेते थे। ठीक है, अब बैठे बैठे कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि उधर स्पिनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो दिमाग में ये आया कि यार स्पिनिंग का टाइम घटाओ थोड़ा सा, ताकि वीविंग जो है वो थोड़ा सा, वीविंग तो तेज हो ही जाती है, स्पिनिंग का टाइम घटाओ ताकि वीविंग हो प्रॉपर, और वीविंग के बाद फिर वो कपड़ा बने और कपड़ा आगे जाए। अगर ऐसे इसी रेट से स्पिनिंग होती रहेगी तो फिर जो डिमांड है, जिस डिमांड में कपड़ा सेल करना है, वो तो हो ही नहीं पाएगा। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, डिले होगा तो लॉस है फिर बिजनेस में, है ना। तो अब पूरा हमारा यूरोप उस समय जो है वो घोर कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है ना। आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो अभी शुरू हुआ है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म होगा तब मैं समझाऊंगा। ठीक है, कि ये क्यों हो रहा था, और प्रॉफिट मेंटालिटी जो है वो क्यों हो रही थी, और इतने बड़े लेवल पर इन्वेंशंस जो है वो
प्रमोट हो रहे थे। तो क्यों प्रमोट हो रहे थे, उसके पीछे सिर्फ यही कैपिटलिज्म या लेसर फेयर का जो सिद्धांत है वो है। चलो, तो अब यहां पर कॉटन स्पिनिंग और वीविंग फील्ड जो है हमारा, उसमें बूस्ट आने वाला है। क्या बूस्ट आने वाला है? सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस सक्सेसफुली क्लोज द गैप बिटवीन द स्पीड इन स्पिनिंग रॉ कॉटन इनटू यार्न थ्रेड एंड ऑफ वीविंग। यानी वही जो मैंने कहा कि बहुत सारा टाइम लग रहा है, अब इस टाइम को कम करने के लिए बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। इन्वेंशंस वो जो मर्चेंट्स हैं या जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, है ना, जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो लोग अब दिमाग लगा रहे हैं कि यार क्या करें कि स्पिनिंग की प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो, ताकि ये जो टाइम गैप बच जाता है स्पिनिंग और वीविंग के बीच का, और बहुत देर तक ये लोग यार्न का वेट करते रहते हैं कि स्पिन होके यार्न आए, उसके बाद फिर उसमें उसको फैब्रिक में वीव किया जाए। तो इसके लिए कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, जैसे स्पिनिंग जिनी वगैरह, जिनके बारे में बात करता हूँ, फ्लाइंग शटल वगैरह, जिनके बारे में बात करूंगा अभी, बस रुक जाइए इसके जस्ट बाद ही, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स बन गए वैसे वैसे क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो फास्ट होने लग गया, ध्यान रखिएगा। और जब प्रोडक्शन फास्ट हुआ तो फिर अब इतना कम टाइम लगता था कि उसके लिए जो है वो आपकी सेपरेट यूनिट की रिक्वायरमेंट है। सेपरेट यूनिट का मतलब घर में बैठ के जरूरत नहीं कि आप घर में स्पिनिंग करें, अब आपको एक अलग जगह की जरूरत है। और यहीं से प्रोडक्शन जो है शिफ्ट हुआ कहां पर, फ्रॉम होम्स टू फैक्ट्रीज, ठीक है, घरों से फैक्ट्रीज की तरफ प्रोडक्शन जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होना? अभी फैक्ट्री बहुत बेसिक लेवल पर है, फैक्ट्री का मतलब है नहीं कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, ठीक है, अभी बहुत बहुत ग्रेजुअल लेवल पर सारा काम हो रहा है, अचानक से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अराउंड 1780 कॉटन इंडस्ट्री सिंबलाइज्ड ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1780 के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन किस फील्ड में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया? कॉटन इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। चलो, अब इसमें क्या होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया कि रॉ कॉटन जो है इसको पूरी तरह से लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं, और उस इंपोर्टेड जो कॉटन है उसको अब कंपनियों में बड़े पार्ट पर पूरा यार्न करके वीव करके उसको फिनिश्ड क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। ये इंग्लैंड वगैरह की सारी जो चालबाजी है ना, वो सारी भारत के लिए फिर और तमाम दूसरे देशों के लिए भी इस्तेमाल होगी ना। यही आप ही के यहाँ से कॉटन लेके जाएंगे और आप ही को फिर उसी कॉटन से कोट बना के, सूट बना के, टाई बना के पहना देंगे और जेंटलमैन बन जाएंगे आप, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू हो रही थी। चलो, और इसके बाद फिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस और फिर बाकी जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ेगी। 1733 में अब वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो मैंने जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में बात करी आपसे, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। 1733 में सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन किया वो जॉन के ने किया। इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था फ्लाइंग शटल लूम, ठीक है। फ्लाइंग शटल लूम जो है ये इस तरीके की दिखती थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि पहले की तरह जो बहुत पतला फाइबर बिना जाता था वो ना बिन के क्या होता था, थोड़ा सा ब्रॉडर फाइबर जो होता था, और वो भी काफ़ी कम समय में, क्लियर है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ज़्यादा जो यार्न है वो सप्लाई होने लग गया, और ज़्यादा यार्न सप्लाई होने लग गया जब, तो कपड़ा जो है उसकी क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रूव हो गई, ध्यान रखना, क्लियर है। और अब स्पिनिंग की प्रक्रिया भी जो है वो थोड़ा सा तेज हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा फ्लाइंग शटल, नाम ही है इसीलिए इसका फ्लाइंग शटल लूम, क्योंकि बहुत स्पीड के साथ में क्या करता था, मोटे यार्न को स्पिन कर सकता था। अब पहले की तुलना में स्पिनिंग जो आपका व्हील होता था, स्पिनिंग व्हील बहुत पतले लेवल पर उसी यार्न को बनाता था, या हम कहें कि वो जो कॉटन होता था उससे, रॉ मटेरियल से बहुत पतले लेवल पर यार्न बनता था। तो वो थोड़ा सा अब आगे बढ़ गया, और अगला प्रोग्रेस जब हुआ तो और गति बढ़ जाएगी। 1765 में स्पिनिंग जिनी का विकास हुआ, ठीक है, स्पिनिंग जिनी, ठीक है। तो हमारे जिनी कहते हैं इसको, जर्नी नहीं, स्पिनिंग नॉट जर्नी, स्पिनिंग जिनी है ये। सो अ मशीन, एक मशीन बनी जिसको बनाया जेम्स हारग्रीव्स ने, ध्यान रखिएगा। 1765 में 1765 में जेम्स हारग्रीव ने एक मशीन का निर्माण किया, जिस मशीन का नाम क्या था, स्पिनिंग जिनी। अब इसमें क्या होता था कि ये एक ही व्यक्ति ऑपरेट कर सकता था। अ सिंगल पर्सन कुड स्पिन सेवरल थ्रेड्स ऑफ यार्न साइमल्टेनियसली। एक साथ एक व्यक्ति कई सारे यार्न को स्पन कर सकता था।
अब ये अपने आप में क्या हुआ, एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, ध्यान रखना। तो आपका जो स्पिनिंग, नाम ही इसीलिए इसका रखा गया स्पिनिंग जिनी। जिनी, तो जिन कौन होता है? जिन होता है ना कि जो विद इन सेकेंड्स आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, विद इन सेकेंड्स आपका सारा काम कर दे। तो ये वही कर रहा है। स्पिनिंग जिनी नाम ही है कि अब जहां घंटों घंटों लगते थे महिलाओं को स्पन करने के लिए, है ना, कुछ मात्रा में, अब वही उतने ही कॉटन का इस्तेमाल करके विद इन फ्यू आवर्स जो है, या विद इन फ्यू मिनट्स जो है, वो सारा का सारा आपका यार्न जो है वो बनके तैयार हो गया, अच्छी क्वालिटी का। जितना काम करने में कई महिलाएं लगती थी, उससे कम जो है उससे ज्यादा काम एक ही महिला कर ले रही थी। अब क्लियर है? दिस प्रोवाइडेड वेवर्स विथ यार्न एट अ फास्टर। अब वो जो वेविंग करने के लिए मेल हमारे बैठे रहते थे कि कब ये यार्न को लेके आए स्पिनिंग करके, तब हम आगे काम करें वीविंग का, तो जो बैठे रहते थे फुर्सत, अब उनका भी फुर्सत का क्षण चला गया। ठीक है, अब वो और तेजी से वीविंग का काम कर सकते थे फैब्रिक को, यानी कि फास्टर रेट में क्लॉथ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। पहले बहुत स्लो हो रहा था, अब और फास्टर रेट में बनना शुरू हो जाएगा। अगला डेवलपमेंट तब हुआ जब रिचर्ड आर्कराइट नाम के एक पर्सन ने 1769 में एक और पावरफुल मशीन जो है वो इन्वेंट करी। ध्यान रखिएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में एक और पावरफुल मशीन जो है वो इन्वेंट करी, जिसका नाम था द वाटर फ्रेम। ध्यान रखिएगा, और वाटर फ्रेम जो है ये अपने आप में ज्यादा मजबूत धागा उत्पन्न करता था, कंपैरेटिवली पहले की तुलना में और ज्यादा मजबूत थ्रेड जो होता था वो उत्पन्न करता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब और प्योर कॉटन फैब्रिक्स, क्योंकि कॉटन थोड़ा सा डेलिकेट होता था, तो अब और प्योर, जब ये मशीन ऐसी है कि उन फाइबर्स को इस तरीके से अरेंज करती थी, उस फाइबर्स को ऐसे ट्विस्ट करती थी कि वो आसानी से काफ़ी मजबूती के साथ में एक दूसरे से ट्विस्टेड हो जाते थे कि वो ब्रेक नहीं होते थे जल्दी, तो धागे की मजबूती बढ़ रही थी। ठीक है ना, जिससे क्या हुआ, अब प्योर कॉटन फैब्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना आसान हो गया। क्लियर है? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कॉटन में आपको लिनन मिलाना पड़ता था, और लिनन इसलिए मिलाना पड़ता था ताकि कॉटन ब्रेक ना हो, अदरवाइज कॉटन ब्रेक हो जाएगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर धागा टूटना लग जाएगा, है ना। और शुरू में भी कॉटन स्पिनिंग में टाइम भी इसीलिए लगता था, क्योंकि अगर वो ज़्यादा तेजी से काम करेंगी तो ट्विस्ट अच्छे से नहीं होगा और धागा कमज़ोर रह जाएगा, और बनाते समय फिर वो टूटेगा आसानी से। क्लियर है? तो अब यहाँ पर वाटर फ्रेम की सहायता से वो जो कॉटन स्पिनिंग है वो और मजबूत होने लगी, और जो फैब्रिक बन रहा था वो काफ़ी हद तक और मजबूत होने लग गया। ठीक है, अगली मशीन जो है हमारी वो है म्यूल। अब म्यूल क्या है? तो म्यूल जो है वो एक निक नेम दिया गया था जिसको सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाया था। सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में जो पुरानी प्रॉब्लम थी यार्न को स्पन करने की, वो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अभी भी कुछ हद तक जो आपका फैब्रिक है ना, यार्न है, वो टूट जाया ही करता था। जब मशीन में उसको लेते थे तो कोशिश करते थे कि ना टूटे, लेकिन फिर भी जो है कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती थी कि वो ब्रेक हो जाता था। दूसरी चीज़ ये प्रॉब्लम होती थी कि अब मशीन्स जो हैं ये अभी पूरी मैनुअल हैं, पूरी मैनुअल है, इनमें ऑटोमेटिक का कहीं से कहीं तक कोई सिस्टम नहीं होता था। क्लियर? प्लस अलग अलग आपको फैब्रिक अगर स्पिनिंग करना है तो वो नहीं हो पाता था। तो ये 2-3 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, बाकी तो इसके पहले वाली मशीनें काम बहुत अच्छा कर रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं, पहले की तुलना में तो बहुत एडवांसमेंट हो गया था। तो आपके जो सैमुअल क्रॉम्पटन है, इन्होंने मशीन बनाई जिसका नाम रखा म्यूल। अब इसमें क्या था कि बड़े मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग एंड फाइन यार्न, अब मजबूत और महीन धागा जो था वो बनाया जा सकता था। क्योंकि पहले क्या था, पहले आपने जो पुराने ज़माने में के कपड़ों को देखोगे तो फैब्रिक मोटा रहता था उनका, काफ़ी मोटा। आजकल के आप कपड़े देखिए, बहुत महीन फैब्रिक है, आपको समझ नहीं आएगा। और जितना आप हाई क्वालिटी के ब्रांड्स के कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वैसे आप देखेंगे कि वो बहुत स्मूथ है ना, खुरदुरापन नहीं रहेगा। और पुराने कपड़ों को अगर मिल जाएं तो कहीं देखो, है ना, क्योंकि उस ज़माने में फ़ाइन फैब्रिक बनाना बड़ा मुश्किल होता था। तो बहुत सारे जो फैब्रिक्स हैं, या मैं कहूँ बहुत सारे यार्न्स हैं, उनको ट्विस्ट करके, है ना, वो एक थ्रेड बनता था, और फिर वो इस तरीके से आगे क्लॉथ का प्रोडक्शन होता था। तो अभी फाइन यार्न नहीं बन पा रहा था, तो धागा जो है वो फाइन हो, उसके ऊपर जद्दोजहद चल रही थी। मोटा धागा तो काम हो जाता था इसके पहले वाली मशीन तक, लेकिन जब धागे को फाइन करना हो आपको,
तो वो फिर तो गड़बड़ होता, टूट जाता था धागा। इसलिए ये जो आपका म्यूल है, इस म्यूल ने क्या किया, यहाँ पर और बड़े लेवल में एडवांसमेंट किए, और ये बड़े लेवल में जो एडवांसमेंट थे वो ये थे कि अब आप मजबूत धागा बना सकते थे और वो महीन भी होता था तो चलेगा। और इवन इसमें क्या होता था कि आप किसी भी तरीके का जो यार्न है वो बना सकते थे, ठीक है। सारा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी महीन तो आप बना ही सकते थे। अभी तो और एडवांसमेंट होगा, किसी भी तरीके का तो इसमें नहीं बनेगा, इसके बाद अभी आएगा, फिर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स हो गए। अब आगे एक और इन्वेंशन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वो है पावर लूम। नाम ही देखो है पावर लूम, और मशीन भी देखो भयानक से दिख रही है कि नहीं। सो नाम इसका पावर लूम है क्योंकि ये काम भी ऐसे ही करती है ना। पावर लूम मतलब थोड़ा सा आप देखोगे इसमें क्या है, कहीं ना कहीं इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है कि थोड़ा सा ऑटोमेटिक भी है, ठीक है। चलो, एडमंड कार्टराइट ने 1707 में आगे एक मशीन का डेवलपमेंट किया, जिस मशीन का नाम था पावर लूम। इस मशीन का नाम पावर लूम रखा गया क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है वो जब धागा टूटता था तो अपने आप रुक जाती थी, ठीक है। सो दिस वाज इजी टू वर्क, यहाँ पर काम करना बड़ा आसान होता था और काम को रोकना उससे भी ज़्यादा आसान होता था, क्योंकि काम अपने आप रुक जाता था जब धागा टूट जाता था। तो जैसे ही एक धागा टूटेगा वैसे ही मशीन जो है वो रुक जाएगी, और मशीन रुक जाएगी तो समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा हुआ। तो अब क्या था, ये बहुत आसानी के साथ में और फाइन फैब्रिक बनाने और साथ ही साथ किसी भी तरीके के फैब्रिक को स्पिन करने, किसी भी तरीके के फैब्रिक को बनाने में सक्षम थी। तो अब आपने देखा कि कहाँ जो काम पूरी तरह से मैनुअल होता था, पूरी तरीके से जो काम मैनुअली होता था, वो काम अब क्या होने लगा, ऑटोमेटिकली मशीन के थ्रू होने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यही है, मैनुअल से मशीन की तरफ जाना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है। बहुत स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, बल्क स्केल में जाना, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो जो आपको ये परिवर्तन हो रहे हैं, जो आपको कॉटन लेके आना पड़ता था और उसको फिर स्पन करके बेचते तो थे ही, लेकिन ज़्यादातर तो खुद ही के कंजम्पशन में लग जाता था। लेकिन अब ब्रिटेन बड़े लेवल पर, आपने देखा ना वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन दुनिया का आधा कॉटन जो है वो कॉटन ट्रेड जो है वो कंट्रोल करता था। वर्ल्ड्स हाफ ऑफ द कॉटन ट्रेड जो है वो ब्रिटेन रेगुलेट करता था। इसी वजह से रेगुलेट करने लगा क्योंकि वो काम जो कि बहुत स्मॉल स्केल लेवल पर होता था बहुत लार्ज स्केल लेवल पर होने लगा, और जहां पर महिलाएं बैठकर स्पिनिंग करने में लगी हुई हैं घंटों, वहीं पर घंटों क्या दिनों दिन जो है वो स्पिनिंग करने में लगी हैं, वहां मात्र कुछ ही घंटों में सारा का सारा जितना भी कॉटन था वो स्पिन हुआ, उसकी वीविंग शुरू हो गई, वीविंग करने के बाद उस पर फैब्रिक बनना शुरू हुआ, ठीक है, और फैब्रिक जो है वो कपड़े बनाने में इस्तेमाल हो गया। तो ये कहानी जो है वो आपके कॉटन स्पिनिंग और विविंग की है, यानी कॉटन इस तरीके से स्पिन होके विविंग होना शुरू हुआ। यहां पे ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। अगले टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो ये वीडियो आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पर आप वैसे तो जब अपलोड हुआ तो देख ही सकते हैं। अब आपको मान लीजिए तुरंत नहीं देखना, या तुरंत आपने देखा या फिर बाद में भी अब आपको पढ़ना है, उस समय तो आपने कुछ समझ लिया, फिर आपने ये लगा कि यार फिर से देखते हैं, है ना। तो अब आप सर्च जो है वो ईजिली कैसे करें उस वीडियो को, उसके लिए हम आपको बहुत ईजी मेथड बताते हैं। आप magnetbrains.com सर्च करें, सर्च बार में गूगल पे जाएं, और जब आप सर्च करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है वो इस तरीके से आपके सामने खुलेगी, आपके मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं डिवाइस, और उसमें यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस आपको विजिबल हो जाएगा। सारे जो क्लासेस हैं 11th 12th 10th फर्स्ट से लेके ये आपको यहाँ पर देख रहे हो आप अरेंज हैं। अब आपको क्लास 11th का वीडियो चाहिए तो आप क्लास 11th पे क्लिक करोगे। जब आप क्लास 11th पे क्लिक करोगे तो फिर आपको बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स विथ देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको यहीं पर क्लास 11th हिस्ट्री दिखेगा। जैसे यहाँ पे सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं वैसे ही नीचे यहाँ पे क्लास 11th हिस्ट्री दिखेगा।
और जब आप उसको क्लिक करोगे तो फिर आप एक अंदर और विंडो पे रिडायरेक्ट होगे। वो जो विंडो होगा वो आपको चैप्टर वाइज वीडियोस के पेज पर लेके जाएगा। चैप्टर वाइज वीडियोस जो है वो अरेंज है यहाँ पर, और आप देख रहे हो जैसे सिलेबस ओवरव्यू और पहला सेक्शन, पहले सेक्शन के टॉपिक्स के सब टॉपिक्स, इस तरीके से सारे वीडियो अरेंज हैं। क्लियर। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब आप सेक्शन 2 के टॉपिक 1 का वीडियो देखेंगे, आप उसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे देखेंगे कि वो वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, और इस तरीके से आप घर बैठे कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर पाएंगे, जिसके प्रयास में मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से लगा हुआ है। आगे हम इसी के लिए और एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि आपके एफर्ट्स जो है उनको हम मिनिमाइज़ करवा सकें और आपकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो हम बढ़ा सकें। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।